हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जो कि है आपका ओवरहेड चैप्टर। ठीक है। ओवरहेड चैप्टर का बच्चों अगर मैं वेटेज बताऊं, हर अटेम्प्ट में आता है भैया, हर अटेम्प्ट में आता है। यस, नो गैप भैया, नो गैप। ओ भैया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में। यस, तो भैया पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर अटेम्प्ट में आता है। ठीक है भैया, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। ओके। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरहेड चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट अपोर्शनमेंट। मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है कि जहां पर खर्चे जो है वो डायरेक्टली ट्रेसिएबल हैं, मतलब ऐसे खर्चे जो आपको पता है कि इसके ऊपर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड कैफे गए हो, वहां पर आपके फ्रेंड ने अपने लिए कोल्ड कॉफी ऑर्डर की और आपने अपने लिए, मान लो, क्या बोलते हैं, मोजीतो ऑर्डर किया। तो अब एक बात बताओ, उसने कोल्ड कॉफी पी, आपने मोजीतो पी, क्या ये खर्चा डायरेक्टली ट्रेसिएबल है? यस। कोल्ड कॉफी का पैसा वो देगा, मोजीतो का पैसा आप दोगे। पर अगर आप दोनों ने एक पिज्जा मंगाया और दोनों ने उस पिज्जा को आधा आधा खाया, तो अब इस सिचुएशन में ये कॉस्ट एक जन के ऊपर डायरेक्टली ट्रेसिएबल नहीं है, तो हमको एक सूटेबल बेसिस पे इस कॉस्ट को दोनों में बांटना पड़ेगा। तो मान लो 6 पीस थे अगर पिज्जा में, और 2 पीस तुम्हारा फ्रेंड खाया, 4 पीस तुम खाए, तो ये है सुटेबल बेसिस, नंबर ऑफ पीसेस के बेसिस पे बांट दो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट, जहां पर कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेसिएबल नहीं है। तो क्योंकि कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेसिएबल नहीं है, तो आपको एक सुटेबल बेसिस पे उसको बांटना पड़ता है, और वही बांटने वाला काम हमको प्राइमरी समरी सिखाता है। तो सबसे पहले बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के अंदर प्राइमरी समरी देखने को मिलेगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है सेकेंडरी समरी। क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी समरी? दैट मीन्स एक बार आपने खर्चों को सारे डिपार्टमेंट से बांट दिया, तो आपकी कंपनी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला जाता है, और कुछ डिपार्टमेंट्स को सर्विस डिपार्टमेंट बोला जाता है। सर्विस का मतलब वो कस्टमर को सर्विस नहीं दे रही है, वो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को काम करने में असिस्ट कर रही है, सर्विस दे रही है, तो उसको बोला जाता है सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, तो उसको बोला जाता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो वो कंपनी के ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हमको तो ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है जो उस गुड्स के ऊपर लगी होगी। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट में आप मान लो जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होता है ना, वो सब इनकर होता है। तो अब बच्चों, जो भी सर्विसेज का कॉस्ट आया होगा वो भी हमको कस्टमर से ही वसूलना है। तो हम सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं ऑन अ सुटेबल बेसिस, यूजिंग फ्यू ऑफ द मेथड्स। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बहुत प्रैक्टिकल मेथड है, उसमें आपको दिया रहता है परसेंटेज, उस बेसिस पे आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन में और भी बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ तो एकदम इलॉजिकल है, कुछ है जो बड़े हैं, स्टेप लैडर मेथड वगैरह, ये सब। ठीक है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी समरी के अंदर बच्चों सबसे पहले आपका काम होगा कि आपको जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो सारे ओवरहेड्स दिए होंगे इकट्ठा। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, तो अब इस रेंट को आपको 4-5 जितने भी डिपार्टमेंट दिए हैं उसमें बांटना है। किस बेसिस पे बांटोगे ये पता लगाना है सबसे पहले आपको, और फिर उस बेसिस पे आपको उसको बांट देना है। तो ये 2 काम आपको करना होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बच्चों सबसे पहले ये देखो, ये है तुम्हारा प्राइमरी समरी का फॉर्मेट। ठीक है, ये सब मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये है तुम्हारा प्राइमरी समरी का फॉर्मेट। सबसे पहले आप समझो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। याद रखना, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर गिवन है, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर गिवन है, आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मत ऐड करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप उसको मत दिखाना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है, ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बनता है। ओके, फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, नॉट द पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। अभी हम ओवरहेड्स निकाल रहे हैं, ठीक है।
यस, ओके। और बच्चों अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तुमको सर्विस डिपार्टमेंट का दिया हुआ है तो वो आपको लिखना है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट लाइक प्राइम कॉस्ट फॉर देम। तो उनके लिए प्राइम कॉस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो उनके लिए सारे खर्चे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही बोल लो, ओवरहेड्स ही हैं। जैसे क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट क्या बोलेगी बताएं, कि हम लोगों का ना बहुत सारे पेजेस यूटिलाइज होते हैं, हम लोग बहुत सारा प्रिंटिंग का काम करते हैं, है ना, तो हमारे पेजेस बहुत सारे लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। अब भाई वो तुम्हारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट मतलब वो रॉ मटेरियल या वो लेबर जो प्रोडक्शन में लग रहा है, जो आप गुड्स बना रहे हो उसके ऊपर लग रहा है। तो आपके जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है वो आपके अकॉर्डिंग होंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, पर हमारे अकॉर्डिंग वो ओवरहेड्स ही हैं। ओके, हमारे अकॉर्डिंग वो क्या है, ओवरहेड्स ही है। तो अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इन द सर्विस डिपार्टमेंट बट नॉट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर दिया रहेगा, तो अब एक बात याद रखना, ये जो आपको मैं बेसिस बता रहा हूं किस बेसिस पे खर्चे बांटने हैं, आपको याद होगा, अगर क्वेश्चन आपको खुद ही बता दे कि इस बेसिस पे बांटो तो उस बेसिस पे बांट लेना, अगर क्वेश्चन ना बताए तो ये सूटेबल बेसिस आपको यूज करना होता है। तो बच्चों अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे बांट लो, इनडायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांट लो, डेप्रीसिएशन है बच्चों तो एसेट की जो वैल्यू होती है उसके बेसिस पे बांटो, रेंट है बच्चों तो फ्लोर स्पेस एरिया आपको दिया रहता है, एरिया उसके बेसिस पे बांटो, इंश्योरेंस दिया है बच्चों एसेट्स का तो एसेट्स की वैल्यू के बेसिस पे बांटो, लाइटिंग दिया हुआ है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बांटो, पर अगर लाइट पॉइंट्स क्वेश्चन में नहीं दिया है तब फिर एरिया के बेसिस पे बांटो, क्योंकि जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा लाइट लगती होगी, तो लाइट पॉइंट्स दिया है तो उसके बेसिस बांटा, नहीं होगा तो एरिया के बेसिस पे बांटना। पावर बच्चों जो भी आपकी मशीन की हॉर्स पावर है उसको आप नंबर ऑफ आवर्स मशीन रन से मल्टीप्लाई करोगे, वही सेम लॉजिक जो मैंने आपको कॉस्ट शीट में एक क्वेश्चन कराया था, याद है, सुपर पेन वाला, नॉर्मल पेन वाला, तो उसी सेम लॉजिक से बच्चों कि एक मशीन एक घंटे में कितना हॉर्स पावर कंज्यूम कर रही है इनटू कितना घंटे चल रही है, इनटू कितना घंटे चल रही है, तो उससे आपको मिलेगा सूटेबल बेसिस। अब यहां पर बच्चों एक मैं डाउट एड्रेस करना चाहूंगा, एक स्टूडेंट ने वैसे पूछा था तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। बच्चों का क्वेश्चन में आपको हॉर्स पावर ऑफ मशीन की जगह हॉर्स पावर ऑफ मोटर दे सकता है और नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन दे सकता है। अब मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना, आपको मोटर का कॉस्ट दिया हुआ है कि मोटर का इतना खर्चा लग गया, इतना पावर लग गया, मोटर का इतना पावर लग गया, और उसका हॉर्स पावर ऑफ मोटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स किसी और चीज का दिया हुआ है, ऑपरेशंस का दिया हुआ है, तो वहां पर तुम हॉर्स पावर ऑफ मोटर्स के बेसिस पे ही बांटोगे, वहां पर नंबर ऑफ आवर्स मोटर रन नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब वहां पर बच्चा पूछ रहा था भैया आपने इसको मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिया, अरे भाई आपको आर्स किसी और चीज के लिए देके रखा है और हॉर्स पावर ऑफ मोटर किसी और चीज के लिए देके रखा है, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। दूसरी बात, एक और चीज प्रॉब्लम आती है पावर निकालते टाइम, कई बार क्वेश्चन में बच्चों हॉर्स पावर ऑफ मशीन तो दिया रहता है पर नंबर ऑफ आवर्स सारे डिपार्टमेंट का नहीं दिया रहता है, क्या तुमने देखा है, नंबर ऑफ आवर्स सारे डिपार्टमेंट का नहीं दिया रहता है, तो उस सिचुएशन में आप जब सारे डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए हुए हैं तो आप उसको हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस पे ही बांट दोगे, ओके, हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस पे ही बांट दोगे। बेटा एमसीक्यू की एक ही पीडीएफ अपलोड हुई है, उसके अंदर सारे चैप्टर हैं, आपने देखा नहीं शायद, ओके, ठीक है, एक ही पीडीएफ अपलोड हुई है, उसके अंदर सारे एमसीक्यू, सारे चैप्टर के एमसीक्यू, आपने शायद देखा नहीं होगा ध्यान से, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके पीछे भी बच्चों रीजन ये होता है बड़ा सिंपल था कि उस क्वेश्चन में जो हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया रहता है ना, वो आप मान के चलते हो पहले से आर से मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए अगर आपको सारे डिपार्टमेंट्स के नंबर ऑफ आर्स नहीं दिए हैं तो मल्टीप्लाई करके आप नहीं ले सकते, उसमें आप डायरेक्टली हॉर्स पावर के बेसिस पे ही बांट देना, ठीक है, जो पावर है। मेंटेनेंस को बच्चों मशीन आवर्स के बेसिस पे, क्योंकि जितना देर मशीन चलती है उसके बेसिस पे मेंटेनेंस लगती है। सुपरविजन और स्टाफ वेलफेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे बांटोगे, ठीक है, जो आपका सुपरविजन दिया रहेगा या स्टाफ वेलफेयर दिया रहेगा, बिकॉज सुपरविजन जो आपको करना है कितने एम्प्लॉय है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और स्टाफ वेलफेयर भी जितने एम्प्लॉय होंगे उतना ज्यादा आपका खर्चा होगा। सन्ड्रीज अगर आपको जनरल एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया होगा तो पहला प्रेफरेंस होगा आपका लेबर आर्स, अगर लेबर आर्स क्वेश्चन में नहीं है तो मशीन आर, अगर मशीन आर भी क्वेश्चन में नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस, इस सीक्वेंस में आप लोगे, ठीक है, सीक्वेंस यही होना चाहिए, या तो लेबर आर लोगे, अगर वो नहीं है तो मशीन आर लोगे, फिर अगर वो भी नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस लोगे। तो ये थे बच्चों कुछ एप्रोप्रिएट बेसिस जिसके बेसिस पे आप बांट सकते हो, इसके अलावा भी
क्वेश्चन में हो सकते हैं ओवरहेड्स, लेकिन बात याद रखना इसके अलावा जो भी ओवरहेड्स होंगे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हिंट देगा कि वो किस बेसिस पे बटने वाले हैं, डायरेक्ट हिंट देगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार मॉड्यूल में आऊँ, क्वेश्चन है मेरे पास इसके ऊपर, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। यस बच्चों, ये बताओ क्या यहाँ पर प्राइमरी समरी के अंदर आपको डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पर प्राइमरी समरी के अंदर डायरेक्ट वेजेस दिख रहे हैं? बोलो। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन में तो है वेजेस, क्वेश्चन में तो है वेजेस। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट छोड़ो, पर सर्विस डिपार्टमेंट का तो लेना चाहिए था ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का छोड़ो, पर सर्विस डिपार्टमेंट का तो लेना चाहिए था। लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, बताओ। यस, लेना चाहिए था। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों? याद दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, क्लास में ही बताया था। जब आपको क्वेश्चन के अंदर जब आपको ये देखो गोला भी बना के रखा हूं, जब आपको क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो ये डायरेक्ट वेजेस वर्ड ना यूज किया हो, हालांकि ये वेजेस ही है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखा है मतलब ये वेजेस नहीं है, वेजेस ही है ये। जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वेजेस वर्ड ना यूज हुआ हो, डायरेक्ट वेजेस वर्ड यूज ना हुआ हो, तब तक आपको ये बात समझ के चलनी है, तब तक आपको ये बात समझ के चलनी है कि आपको उसको सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लेना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बांटने के पर्पज से देके दिया हुआ है, खर्चों को बांटने के पर्पज से दिया हुआ है। तो कोई ना कोई खर्चा ऐसा है जो वेजेस के बेसिस पे बंटने वाला है, और वो खर्चा है तुम्हारा ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो जितना वेजेस आप दे रहे हो, वेजेस का एक परसेंटेज होता है, पीएफ और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पीएफ और ईएसआई वेजेस का एक परसेंटेज होता है। तो वेजेस बस आपको बांटने के पर्पज से दिया हुआ है। जब तक क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस वर्ड यूज ना हो, डायरेक्ट वेजेस वर्ड यूज ना हो, तब तक आपको उसको प्राइमरी समरी के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लेना। प्रोडक्शन में तो लेना ही नहीं है, प्रोडक्शन में तो लेना ही नहीं, क्योंकि प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा, पर सर्विस डिपार्टमेंट में भी आपको नहीं लेना है। तो ये एक बात बताने वाली थी। ठीक है, बाकी सारी चीजें देखो, देखो जैसे यहाँ लाइटिंग है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स क्वेश्चन में नहीं था, एरिया के बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, रिपेयर्स को, डेप्रीसिएशन को, जो भी प्लांट की वैल्यू है, प्लांट का रिपेयर करा रहे हो तो प्लांट की वैल्यू के बेसिस पे बांटोगे, प्लांट का डेप्रीसिएशन है तो प्लांट के बेसिस पे, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे। बच्चों फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, इस टाइप के आइटम की मैं बात कर रहा था, कि जो आइटम नोट्स में नहीं लिखे हैं एकदम ऑब्वियस है। फायर इंश्योरेंस अगर आप स्टॉक का करा के रखे हो, तो जो आपको क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू देके रखी है उस बेसिस पे बांटोगे, क्योंकि जितना स्टॉक उतना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, पावर हॉर्स पावर के बेसिस पे बांटोगे, ये वाली बात हो गई। ठीक है, ये देखो सारे बच्चे इधर देखो, अब बताओ इस क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, बताओ इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे को सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ये लिखा हुआ दिखेगा या नहीं? सारे बच्चे फटाफट से बताओ, इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे को ये सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लिखा हुआ दिखेगा या नहीं? दिखना चाहिए। यस भैया, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखो मटेरियल, ये देखो वेजेस, लिखा है कि नहीं सर्विस डिपार्टमेंट में, फटाफट से बताओ। लिखा है कि नहीं लिखा है सर्विस डिपार्टमेंट में? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ओके, यस, यही चीज में एनोमली है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एनोमली। मेरे को एक बात बताओ, लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट में? फटाफट से बता दो। यहाँ वेजेस लिखा है कि नहीं लिखा है सर्विस डिपार्टमेंट में? लिखा है। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं, सिर्फ वेजेस लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं, सिर्फ वेजेस लिखा हो। डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है, तो जब डायरेक्ट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, जब यहाँ डायरेक्ट वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर ये सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा। ठीक है,
ओके, तो तुम ये वाला पॉइंट समझ गए होगे बच्चों। तो ये था तुम्हारा प्राइमरी समरी। चलो, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये वाले मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ये देखो प्राइमरी समरी। हम्म, ये देखो जो आपका रेंट है बच्चों, एरिया के बेसिस पे बटेगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसी में से आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिपेयर्स है प्लांट की वैल्यू के बेसिस पे बट रहा है। डेप्रीसिएशन प्लांट के वैल्यू के बेसिस पे बट रहा है। लाइटिंग एरिया के बेसिस पे बटेगा क्योंकि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं है क्वेश्चन में। सुपरविजन कितने वर्कर्स है उसके बेसिस पे बटेगा। फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेसिस पे बटेगा। ठीक है, ईएसआई की कंट्रीब्यूशन जो आपकी वेजेस दी हुई है, वेजेस का एक परसेंटेज होता है पीएफ और ईएसआई, तो उसके बेसिस पे बटेगा। और पावर जो आपको हॉर्स पावर दी हुई है उस बेसिस पे बटेगा। तो ये सारे क्वेश्चन दिए थे, ये आपने सुटेबल बेसिस पे बांटा, ये आपका आंसर आ गया। बोलो इजी है, फटाफट से बताओ। बोलो यस। तो बच्चों ये था बेसिक सा क्वेश्चन आपका। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरे को बताओ प्राइमरी समरी का टोटल क्या आ रहा है फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3, यानी कि ए बी सी, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई। फटाफट से रफली सॉल्व करो और निकालो, एक बार प्रैक्टिस होगी। रफली सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। इसमें नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, देखो उसका क्या यूज होता है। ओके, हो गया। चलो बच्चों, डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल वाला ले लेंगे। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला तो हमको नहीं लेना है, ये तो हमको नहीं लेना है। ठीक है, और बाकी ये हम लोग ले लेंगे प्राइमरी समरी बनाते टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद देखो पावर दिया हुआ है बच्चों, तो पावर बटेगा किलोवाट आवर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बटेगा? किलोवाट आवर्स के बेसिस पे बटेगा। लाइटिंग किसके बेसिस पे बटेगा? लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बटेगा। लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बटेगा। स्टोर्स ओवरहेड्स बच्चों, तो ये एक बात बताओ, स्टोर्स का खर्चा किसके ऊपर होता है? फटाफट से बताओ। स्टोर्स वाला जो खर्चा होता है वो किस पर्पस के लिए होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ स्टोर? मटेरियल के ऊपर होता है। यस, तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे आप स्टोर्स को बांटोगे। डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे आप स्टोर्स को बांटोगे। बच्चों वेलफेयर ऑफ स्टाफ, तो जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वेलफेयर का खर्चा होगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन और रिपेयर्स बच्चों दोनों एसेट की वैल्यू के बेसिस पे बटेगा। जनरल ओवरहेड्स बच्चों, तो या तो लेबर आर, या तो मशीन आर, या तो डायरेक्ट वेजेस। ना क्वेश्चन में लेबर आर है, ना क्वेश्चन में मशीन आर है, तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांटना पड़ेगा। रेंट एंड टैक्सेस में आप रेंट पे फोकस करो, रेंट की बात कर रहे हैं तो रेंट एरिया के बेसिस पे बटेगा। एरिया। फिर क्वेश्चन ने कहा, अब ये हो गया बांटने वाला काम खत्म। क्वेश्चन ने बोला अपोर्शन करो एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बोल रहा है क्वेश्चन इसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कुछ भी ना हो, बेसिक सिर्फ बांटो काम खत्म। तो बोल रहा है कि जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट वाई है ना, उसके खर्चे आप डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दो। ठीक है, और जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है उसके खर्चे आप तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5:3 में बांट दो। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये बच्चों इसका आंसर। सबसे पहले हमने इसको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांट दिया। फिर पावर को किलोवाट में, लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स में,
आपका स्टोर्स ओवरहेड को मटेरियल में, वेलफेयर को नंबर ऑफ वर्कर में, डेप्रीशिएशन रिपेयर को एसेट में, जनरल ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, रेंट को आपके एरिया के बेसिस पे। ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का बच्चों जो खर्चे हैं उसको 532 में हमने बांट दिया है तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्वेश्चन ने बताया हुआ था। और जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई है उसको हमने डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांट दिया। डायरेक्ट वेजेस का बेसिस क्या है जरा देखो, ये रहा डायरेक्ट वेजेस तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो 30:45:60, ये देखो 30:45:60, इस बेसिस पे हमने वाई के खर्चों को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया है। बोलो हाँ, बोलो यस। ठीक है, फटाफट से बताओ। फिर क्वेश्चन ने ये भी बोला था कि कंप्यूट करो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज्यूमिंग ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बच्चों तुम लोग को पता है हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट किसी के भी बेसिस पे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, फटाफट से बताओ। एब्जॉर्प्शन रेट्स हम किसी भी चीज के बेसिस पे निकाल सकते हैं, पर फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग वेजेस के बेसिस पे निकालते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन ने खुद ही बोला, क्या बोला, कि जो तुम्हारे ओवरहेड्स आए ना उसका एब्जॉर्प्शन रेट बताते हुए चलना। जो तुम्हारे ओवरहेड्स आए ना, जो तुम्हारे ओवरहेड्स आए हैं उसको डायरेक्ट वेजेस को बेसिस ले लो, डायरेक्ट वेजेस को बेसिस ले लो और उसका ओवरहेड रिकवरी रेट बताते हुए चलो। तो बच्चों ये आए हैं तुम्हारे तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स। ठीक है, टोटल ओवरहेड्स। तो ये टोटल ओवरहेड्स को न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में वेजेस को लिखो और रिकवरी रेट निकाल लो। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये तो बच्चों प्राइमरी समरी, फटाफट से बताओ। एक क्वेश्चन हमने ये वाला किया इसके ऊपर प्राइमरी समरी के ऊपर, एक ये वाला क्वेश्चन किया। बोलो। तो प्राइमरी समरी टॉपिक सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या प्राइमरी समरी टॉपिक सबको क्लियर है कि कुछ नहीं करना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया होगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट वर्ड यूज करके दिया होगा तो सर्विस डिपार्टमेंट में ले लेना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मत ले लेना, प्राइम कॉस्ट होता है। ओके। और बाकी खर्चों के सूटेबल बेसिस याद करने पड़ेंगे या फिर कॉमन सेंस लगा के याद कर सकते हो। मतलब मैं तो कभी याद नहीं किया, कॉमन सेंस से ही बन जाता है क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है ना सूटेबल बेसिस, तो मेरे लिए एक एमसीक्यू की तरह होता है वो, कि एक रेंट दिया है, खर्चा किसके बेसिस से बांटू, एमसीक्यू है। 5-10 बेसिस दिए, कौन सा सूटेबल बेसिस होगा जिससे बांटू, कॉमन सेंस वाली बात है। चलो नेक्स्ट बच्चों सेकेंडरी समरी की बात करते हैं। सेकेंडरी समरी में शुरू के 2 मेथड एकदम टाइम पास वाले हैं, कभी एग्जाम में आते नहीं है, बाद के 2 मेथड जबरदस्त वाले हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। देखो सबसे पहला सेकेंडरी समरी का मेथड है बच्चों डायरेक्ट मेथड, जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस नहीं देता है, हम ये एज्यूम करते हैं। ये है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, ये है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, जहां एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता, ये हम एज्यूम करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है। सारे बच्चे बताओ, इस क्वेश्चन में सीधा हमने सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठाया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डाल दिया। बोलो हाँ, कोई झमेला ही नहीं है, कोई झमेला ही नहीं है। सीधा हमने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे उठाए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांट दिया। यही है बच्चों डायरेक्ट मेथड, जहां हम ये एज्यूम करके चलते हैं या फिर यही बात होती है, ये बात सच होती है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट कोई सर्विस नहीं देता है। ओके, तो ये होता है बच्चों तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। तो ये देखो कुछ नहीं करना, सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे को माइनस करो, इन तीनों में बांट दो, यहाँ इसके में माइनस करो, इन तीनों में बांट दो, सिंपल है, ये है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड क्या बोलता है एक बार समझना। स्टेप लैडर मेथड बोलता है कि एक बार कोई सर्विस डिपार्टमेंट नील हो गया ना, नील मतलब जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, तो दोबारा कॉस्ट उसमें एलोकेट मत करना, दोबारा उसमें कॉस्ट एलोकेट मत करना। अब ये अपने आप होने लग जाएगा। कैसे अपने आप होने लग जाएगा? उसके लिए तुमको बस एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? द सर्विस डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स service to the maximum number of department are going to distribute first and so on। तो बस आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि वो सर्विस डिपार्टमेंट बच्चों जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा उसको तुम पहले एलोकेट करोगे, उसको तुम क्या करोगे? पहले एलोकेट करोगे। भैया एग्जांपल दो।
मान लो यही है तुम्हारे P1, P2, P3, S1, S2, ठीक है, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट्स है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर डेटा दिया है आपको। क्या डेटा दिया है? मैंने आपको डेटा दिया है कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 बच्चों, सर्विस डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को सर्विस प्रोवाइड करता है बस, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट 2 बच्चों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट 3, अच्छा 3 सर्विस डिपार्टमेंट रखने हैं, 1 मिनट, S1, S2, S3 कर लो इसको। हाँ, अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट 3 बच्चों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्विस प्रोवाइड करता है। अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 3 को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया है लोकेशन करके कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट किसको किसको सर्विस प्रोवाइड करता है। मुझे बात बताओ, इन तीनों में से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा अदर डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? फटाफट से बताओ, इन तीनों में से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा दूसरे डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? S2। तो S2 को दे दो रैंक 1, S2 को दे दो रैंक 1, सबसे पहले यही इसी का खर्चा बटेगा। ओके, यस। अब बच्चों इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सेकंड नंबर पे जो सेकंड हाईएस्ट दूसरे डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन आएगा? S3 आएगा। कौन आएगा? S3, क्योंकि S3 ये 4 डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये 3 डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और इसको मिलेगी तीसरी रैंक क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको रैंक 1, देन उससे कम वाले को, देन उससे कम वाले को, सो ऑन। इस तरीके से आपको रैंक डिसाइड करनी है। तो अब एक बार रैंक डिसाइड हो गई, बिल्कुल हो गई। अब सबसे पहले बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट 3 को खाली करो, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट 2 को खाली करो। इसको मिली ना रैंक 1, इसको मिली है रैंक 1, तो इसको सबसे पहले आप बांटो। रेशियो क्या है? 2:3:1:4। इसके बाद आप बांटोगे S3 को 4:3:3 में, इसके बाद आप बांटोगे S1 को 6:4 में। अब देखते जाओ कैसे ही अपने आप ये बात सच होती जाएगी, कैसे अपने आप सच होती जाएगी भैया। इधर देखो, सबसे पहले आप S2 को बांटने वाले हो 41,530 को आप बांटने वाले हो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो 41,530 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4। ओके, इसके बाद अब स्टेप लेडर मेथड का रूल क्या है? एक बार कोई सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो गया तो दोबारा उस पर कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी, यही कहता है ना इसका रूल। ऑटोमेटिक ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। देखते जाओ कैसे। ये बताओ सर्विस डिपार्टमेंट 3 क्या सर्विस डिपार्टमेंट 2 को सर्विस दे रहा है? क्या सर्विस डिपार्टमेंट 3 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को कोई सर्विस दे रहा है? नहीं। तो वैसे भी उसका कॉस्ट एलोकेट नहीं होगा। जब वो सर्विस दे ही नहीं रहा है तो कॉस्ट एलोकेट कैसे होगा? जब वो सर्विस नहीं दे रहा है तो कॉस्ट एलोकेट कैसे होगा? तो वैसे भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होने वाला है। तो भैया फिर ये रैंकिंग देने का पर्पस क्या है? वो तो सर्विस दे ही नहीं रहा है, तो आप जैसे भी बांटो, आप जैसे भी बांटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ेगा। रैंकिंग देने से फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि याद रखना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल अटमोस्ट लेवल ऑफ आपका क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑन सुटेबल बेसिस, वॉट एवर जो भी आपका एनालिसिस कहता हूँ। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में, और बेस्ट टू द एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एकदम नियर टू द एक्यूरेट होना चाहिए, या फिर एक्यूरेट ही होना चाहिए। ये पर्पस होता है। कैसे वो पर्पस ये पूरा कर रहा है आपको अभी पता चल जाएगा। तो अब इसमें वैसे भी नहीं बटने वाला है। अब आपको S3 को बांटना है, तो S3 का टोटल है 57,520 प्लस 16,612, तो इसका टोटल है 74,132। इसको तुम बांटोगे डिवाइड बाय 10 इंटू 4 इंटू 3 यस, इसको इसको तुम इस बेसिस पे बांटोगे।
ठीक है। इसके बाद S1 को बांटोगे। अब इस पे भी नहीं आने वाला क्योंकि S1 सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए अब S2 और S3 में कोई पैसा वैसे भी नहीं आने वाला है, तो कोई बात ही नहीं है उसमें बच्चों। 4153 22,239.6। अब तुम इसको बांटोगे डिवाइड बाय 10 इंटू 6 इंटू 4। ओके, अब इसका तुम टोटल लगा लोगे बच्चों, ये तो 0 0 0 हो जाएगा और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से बताओ क्या स्टेप लैडर मेथड सबको समझ में आया? फटाफट से बताओ क्या स्टेप लैडर मेथड सबको समझ में आ गया? यस। अब ऐसा करना क्यों है उसके पीछे रीजन बताता हूं। ऐसा करना क्यों है, रैंक क्यों देना है उसके पीछे रीजन बताता हूं। रैंक बच्चों इसलिए देना है क्योंकि आपका पर्पस है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका पर्पस है। तो देखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस कहां पर फिट बैठ रहा है और कहां पर वॉयलेट हो जा रहा है। अब मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं विदाउट फॉलोइंग रैंकिंग। अब देखना बैंड यहीं से बजनी चालू हो जाएगी। अगर मैं रैंकिंग के बिना सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन में दिया है S1 S2 S3, अगर इसी बेसिस पे बांट दूं तो देखो क्या होता है। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिखा मैंने। S1 जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मैंने S1 को बांटा P1 और P2 को। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बच्चों S2। अब S2 किसको किसको सर्विस देता है? P1 P2 और S1 को देता है। रूल ये कहता है कि एक बार कोई सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो गया तो अब आप उसमें फिर से एलोकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां पर S2 जो है वो P1 P2 और S1 तीनों को सर्विस दे रहा था, पर S1 तो 0 हो चुका है, तो अब मैं उसमें एलोकेशन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो अब मेरे को फोर्सफुली बच्चों, फोर्सफुली मेरे को S2 का खर्चा सिर्फ P1 और P2 को बांटने मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं P1 को बांट ही नहीं सकता, सॉरी S1 को बांट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है एक बार कोई सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो गया तो तुम उसमें दोबारा से एलोकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए S1 एक बार 0 हो गया तो मैं S2 का खर्चा S1 में नहीं बांट सकता, ऑल्दो बांटना चाहिए था पर नहीं बांट सकता क्योंकि मैं रैंक फॉलो नहीं कर रहा हूं, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। अब देखो S3 का खर्चा बच्चों सारे डिपार्टमेंट में बंटना था, P1 P2 S1 S2। S3 का खर्चा जो है, S3 का खर्चा जो है वो चारों डिपार्टमेंट बंटना था, सॉरी S2 का खर्चा बंटना था। ओके, S2 का खर्चा, एक मिनट रुको, S2 P1 P2, अच्छा एक मिनट, ये देखो S2 का खर्चा है जो तुम्हारा, उसको तुमको P1 को ही बांटना था, P2 को ही बांटना था, S1 को अब बांट नहीं सकता, S3 को बांटना था। S3 में यहां पर लिख लो, ऐसे 3 ठोक x लगा लो, S3 को बांटना था। ठीक है, तो S3 में 3 ठोक x लगा लो, S3 में बटना था। ओके, अब S3 का खर्चा बच्चों, S3 का खर्चा बटना था P1 P2 और S1 को, P1 P2 और S1 को बटना था। बटना था कि नहीं बटना था? बिल्कुल बटना था। अब एक बात बताओ, मैंने S3 को यहां से माइनस तो कर दिया, P1 P2 को दे दिया, पर S1 को नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि रूल ये कहता है एक बार कोई खर्चा 0 हो गया, एक बार कोई सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो गया तो अब आप उस पर कॉस्ट एलोकेट नहीं कर सकते। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, हमने कितने एलोकेशन कर पाए यहां पर? हाउ मेनी एलोकेशंस आर पॉसिबल हियर? फटाफट से बताओ। ये हुआ तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलोकेशन बच्चों यहां पर हो पाई, 7 एलोकेशन यहां पर हो पाई। अब यहां नीचे आ जाओ विथ रैंकिंग वाला, विथ रैंकिंग वाला वही है जो मैं अभी करा के आया हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलोकेशन हुई। ये बताओ मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन कहां हुई? रैंकिंग फॉलो किए तब या रैंकिंग नहीं फॉलो किए तब? फटाफट से बताओ। हाँ, इसके कारण एक तो मेरे को एक बात बताओ, पहले मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन को साइड में रखो, मुझे बस इतना बताओ, तुमको कॉमन सेंस से देख के समझ में नहीं आया कि ब्लंडर्स हो रहे हैं यहां पर? जो जिसके में खर्चा बटना चाहिए बट ही नहीं पा रहा है, जो खर्चा जिसमें बटना चाहिए बट ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उल्टा पुल्टा जा रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, रैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चों कॉमन सेंस ही बोल रहा है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, कॉमन सेंस ही बोल रहा है यार कुछ तो गलती हो रही है।
खर्चे बांट नहीं पा रहे हैं रूल्स के कारण, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जिसको जिसको सर्विस प्रोवाइड किया था उस पे हमने खर्चे बांटे हैं। जो डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड किया था, हमने प्रॉपरली खर्चे बांटे हैं। यहाँ पर प्रॉपरली खर्चे बटे हैं यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए बच्चों हम लोग रैंकिंग मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए हम रैंकिंग मेथड फॉलो करते हैं। तो याद रखना, स्टेप लैडर मेथड में सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा डिपार्टमेंट मैक्सिमम पॉसिबल डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसको आपको रैंक 1 देना, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। इंस्टीट्यूट का फेवरेट मेथड बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में? हम लोग दो इक्वेशन बनाते हैं। ओके, क्या करते हैं हम लोग? दो इक्वेशन बनाते हैं। जैसे यहां देखो, तो दो सर्विस डिपार्टमेंट है बच्चों आपके। आपको क्वेश्चन बताएगा परसेंटेज, आपको क्वेश्चन बताएगा परसेंटेज। जैसे मान लो कि जो तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो P1 को 10%, P2 को 30%, P3 को 20% और 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों जो तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को 40% सर्विस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को अपनी 30% सर्विस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को 20% सर्विस, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 को 10% सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट 2 है बच्चों, वो दे रहा है 30%, 30%, 20%, 20%। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है वो 30% सर्विस P1 को प्रोवाइड कर रहा है, 30% सर्विस P2 को, 20% सर्विस P3 को और 20% सर्विस S1 को प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में भी दिया हो सकता है ये, तो उनको परसेंटेज में तुम कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि 1/2/5 दे दिया, 3/4 ऐसे करके कुछ भी, मतलब पर जनरली परसेंटेज में दिया रहता है। अब इसमें आपको दो इक्वेशन बनाने होते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट S1 को तुम x मान लो और S2 को तुम y मान लो, या फिर मत भी मानो, S1 S2 करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, मेरे को एक बात बताओ, S1 के टोटल ओवरहेड्स कितने आएंगे? S1 के टोटल ओवरहेड्स कितने आएंगे? तो जितने उसने खुद खर्च किए हैं 41,530 रुपीज, 41,530 रुपीज जितने उसने खुद से खर्चा किया है, प्लस प्लस जो खर्चा उसको S2 फेंक के मारने वाला है। बोलो यस और नो? नहीं नहीं अंजलि, दोनों से करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रैंकिंग वाले से करोगे तो सही होगा। सारे बच्चे बताओ, S1 का खर्चा, S1 का टोटल ओवरहेड्स कितना होगा बताओ? S1 का टोटल ओवरहेड्स कितना होगा बताओ? उसका खुद का खर्चा प्लस जो उसको S2 से मिलने वाला है, प्लस जो उसको S2 से मिलने वाला है। ओके, तो बच्चों उसको S2 से कितना खर्चा मिलने वाला है? उसको मिलने वाला है S2 के खर्चे का 20%, उसको मिलने वाला है 20% ऑफ S2। S2 का जो भी टोटल खर्चा होगा, S2 का जो भी टोटल खर्चा होगा उसका 20% वो S1 को देता है, उसका 20% वो S1 को देता है। तो S2 के टोटल ओवरहेड्स का 20%। अब बच्चों S2 का टोटल ओवरहेड्स कितना है? S2 का टोटल ओवरहेड्स कितना है? उसका खुद का खर्चा, उसका खुद का खर्चा प्लस उसको 10% खर्चा S1 से मिलने वाला है, प्लस 10% खर्चा उसको किससे मिलने वाला है? S1 से। ये देखो ना, S1 अपने खर्चों का 10% S2 के ऊपर अपोर्शन करेगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे करके हम इसको दो इक्वेशन बना लेते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को, अब बच्चों सिंगल वेरिएबल इक्वेशन ही है ना, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये S1 की वैल्यू तुम उधर इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लो, या तुम वो लगा लो, क्या बोलते हैं, तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड लगा लो, जैसा भी। S1 और S2 की तुम्हारी वैल्यू आ जाती है, और एक बार तुम्हारी S1 और S2 की वैल्यू आ गई तो बस इसी परसेंटेज में आप उन खर्चों को एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी परसेंटेज में आप उन खर्चों को बांटते हो, ऑटोमेटिक तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग को उम्मीद है याद आ गया होगा। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, x ओवरहेड्स ऑफ S1 प्लस शेयर ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम S2, y ओवरहेड्स ऑफ S2 प्लस शेयर ऑफ ओवरहेड फ्रॉम S1। ऐसे करके आप दो इक्वेशन बनाते हो और उसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हो। इधर देखो, चलो
ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, दिसंबर 18 में भी आया है, दिसंबर 2023 में भी आया यही क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो कितना आ रहा है। ओके चलो, S1 11,000 और 15,000। हाँ तो देखो इधर देखो बच्चों, ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट S और T। जो इक्वेशन बनेगा वो सबसे पहले ये बनेगा कि S के खर्चे हैं 8,000 प्लस जो उसको T से मिलने वाला है 20%, 20% ऑफ T, और T के खर्चे हो जाएंगे 13,900 प्लस जो उसको S से मिलने वाला है 10% ऑफ S। अब आपको इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, T की वैल्यू S में डाल दो, S की वैल्यू T में डाल दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल S इज इक्वल टू 8,000 प्लस 0.20 ऑफ T, यानी कि 13,900 प्लस 0.10 S। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया हूं, इससे और इससे मल्टीप्लाई किया। अब इधर इधर ये S इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.02, तो ये हो जाएगा 0.98 S इज इक्वल टू 2780 प्लस 8,000, तो ये आ जाएगा 10,780। इसको डिवाइड कर देते हैं 0.98 से, तो S आ रहा है बच्चों 11,000। अब S 11,000 आ गया है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, तो 11,000 सॉरी t की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 0.2, तो ये आ रहा है 15,000, तो t की वैल्यू आ जाएगी 15,000 रुपये। फटाफट से बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? सुपर डुपर इजी बच्चों, फटाफट से बताओ। यस, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट बच्चों आप एक बार देख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका डायरेक्टली होगा। यस बच्चों, एक बार देख लो बस, भले तो लोग समझ गए हो, एक बार देख लो बस। 11,000 रुपये आया एस का और 15,000 रुपये आया टी का, तो 11,000 रुपए को अब तुम यहाँ 8,000 है ना, यहाँ तो प्राइमरी समरी का टोटल तो 8,000 दिया था ना क्वेश्चन में, और 13,900 दिया है। इधर देखो प्राइमरी समरी का टोटल तो 8,000 और 13,900 दिया हुआ है, ठीक है, तो 8,000 और 13,900 ही लिखोगे, लेकिन जो हमारा आंसर आया ना माइनस वो करोगे। हमारा आंसर कितना है? 11,000 आया ना, तो यहाँ 11,000 माइनस करोगे, और जो परसेंटेज दिया है ना क्वेश्चन में, कौन सा परसेंटेज दिया है? ये 3:4:1 दिया हुआ है, ये देखो 3:2:4:1, 3:4:1 दिया हुआ है ना, इसी रेशियो में बांट दोगे, इसी रेशियो में बांट दोगे। फिर उसके बाद अब ये बांट दिया तुमने, इसके पास 1100 आ गया। अब तुम देखो ऑटोमेटिकली इसका जो प्राइमरी समरी का टोटल था 13,900, और जो अभी बंटवारा होके आया 1,100 रुपए, दोनों मिला के ऑटोमेटिक वो 15,000 आ रहा होगा, और हमारा आंसर भी टी का 15,000 आया था, तो हम तो अपना आंसर टी का 15,000 माइनस करेंगे और उस रेशियो में बांट देंगे जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40:15:25:20, ठीक है, उस रेशियो में हम इसको बांट देंगे। तो तुम खुद देख लेना, ऑटोमेटिकली 8 + 3 11,000 आ जाएगा, और ये -11,000 से सेट ऑफ होके ऑटोमेटिक बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट आपके दोनों जीरो हो चुके हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ चुका है। फटाफट से बताओ आगे मजा बोलो, आगे मजा। ये क्वेश्चन बच्चों दिसंबर 2023 और दिसंबर 18 में भी आया था, और इसके अलावा भी आते रहता है बीच बीच में एमटीपी वगैरह में। बोलो मजेदार। तो ये है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है भैया। बताओ आगे बढ़ूं, फटाफट से बताओ। आगे बढ़ूं क्या? फटाफट से बताओ। यस भैया, चलो बच्चों इसके बाद है लास्ट मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसका भी आंसर एकदम एक्यूरेट आता है, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड साइंटिफिक है और उसका आंसर एक्यूरेट आता है, वैसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का भी आंसर आपका एक्यूरेट आता है, ठीक है। कैसे आता है एक बार समझना, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, दो सर्विस डिपार्टमेंट है आपके पास, आपको लिखना है टोटल ऑफ प्राइमरी समरी, ठीक है।
अब आपको S1 को बांटना है और ऑब्वियसली S1 जो है वो P1, P2 और S2 तीनों को सर्विस दे रहा होगा, क्योंकि एक बात समझो, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्वेश्चन सेंस ही नहीं बनाएगा अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड ना कर रहा हो, तो सेंस ही नहीं बनाएगा क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? तो ये बात तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होगा, तभी तो ये मामला फंस रहा है, नहीं तो मामला फंसता ही नहीं। सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटो, आगे बढ़ो, जैसे डायरेक्ट मेथड में होता है। तो बच्चों S1 P1 P2 और S2 को बांटेगा, बांट दो। उसके बाद S2 का टोटल लगाओ और फिर P1 P2 और S1 को बांट दो। अब S1 0 तो हो गया था, S1 0 हो गया था, पर फिर इसमें कुछ मसाला आ गया, तो इस मसाले को फिर से बांट दो P1 P2 और S2 में। फिर से S2 में कुछ आ गया, S2 यहाँ 0 हो गया था, फिर S2 में कुछ आ गया, तो फिर S2 के मसाले को P1 P2 और S1 में बांटो। फिर S1 में कुछ आ गया, तो फिर इसके मसाले को P1 P2 और S2 में बांटो। अब ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? तो बच्चों ऐसा तुमको 3 राउंड तक करना है। ये देखो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ऐसा तुमको 3 राउंड तक करना है। तीसरे राउंड तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा आंसर पॉइंट में आने लग जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, विच इज नेग्लिजिबल। तो तीसरे राउंड तक पहुंचते पहुंचते तक तुम्हारा आंसर पॉइंट में आने लग जाएगा, तो उसके बाद तुमको करने की जरूरत नहीं होती है। जो तुम्हारा थोड़ा बहुत पैसा S2 में आया है उसको तुम बस P1 और P2 को बांट दो, दैट्स इट। S1 में मत बांटना, P1 और P2 को बांट दो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। हाँ, क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है 100% दिया होगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 100% दिया होगा ना बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड यूज करना है? अच्छा, नहीं दिया रहेगा तो कौन सा मेथड यूज करोगे बताओ? द इजीएस्ट और मोस्ट साइंटिफिक वन। अगर दिया ही नहीं है मान लो, तो कौन सा मेथड यूज करोगे बता दो। फटाफट से बताओ, अगर नहीं दिया है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। कोई डायरेक्ट वायरेक्ट मेथड नहीं यूज होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज होगा। डायरेक्ट मेथड सबसे बेकार मेथड है, वो तो एज्यूम करता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा है, जो कि ऐसा होता नहीं है। डायरेक्ट मेथड सबसे बेकार मेथड है, वो बिल्कुल नहीं यूज होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज होगा। मान लो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारे हैं, अब ये हमारा प्राइमरी समरी सेकेंडरी समरी हो गया। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों ही था, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अच्छा ओवरहेड चैप्टर के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग करने का पर्पस ये है कि हम ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली चीजों से बचना चाहते हैं। तो हम साल की शुरुआत में ही कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, अपने साल की कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं, और अगर हम लोग को लग रहा होता है कि हमारा खर्चा ज्यादा होने वाला है तो हम उसको कॉस्ट कंट्रोल करते हैं और कॉस्ट रिडक्शन करते हैं। तो उसी चीज का एक पार्ट होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां पर हम लोग एस्टिमेट्स निकालते हैं। अब ये बताओ, मैंने तुमको शुरू में ही कॉस्ट शीट चैप्टर में बताया है, रेगुलर क्लास में, रिवीजन में, सब में, कि बच्चों क्या ये हो सकता है कि मेरा एस्टिमेशन मेरे एक्चुअल से मैच कर जाए? हेलो, फटाफट से बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा एस्टिमेशन मेरे एक्चुअल डेटा से मैच कर जाए, जो साल के अंत में मेरे को पता चलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैच नहीं करेगा। और ये बताओ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाना हमने किसके लिए सीखा था? हमने ओवरहेड्स के लिए सीखा था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाना हमने ओवरहेड्स के लिए सीखा था, ठीक है। तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट है यहां पर कि अगर आपका ओवरहेड्स आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा आ गया, तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन। मतलब आपका एक्चुअल ओवरहेड जितना हुआ आपने उससे कम सोच के रखा था, उससे कम सोच के रखा था, तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर आपका ओवरहेड जितना आपने सोचा था उससे कम हुआ, एक्चुअल खर्चा उससे कम हुआ, एस्टिमेटेड खर्चा ज्यादा है, एक्चुअल खर्चा उससे कम हुआ, तो आपने एस्टिमेट तो ज्यादा करके रखा था, ज्यादा एस्टिमेट किया था, तो एस्टिमेटेड आपने ज्यादा करके रखा था, तो इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? ओवर एब्जॉर्प्शन। जब आप ज्यादा एस्टिमेट किए थे ओवर एब्जॉर्प्शन, जब आप कम एस्टिमेट किए थे अंडर एब्जॉर्प्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखो, जब आपका एक्चुअल खर्चा एब्जॉर्ब खर्चे से ज्यादा हो जाए, मतलब आपने कम सोचा था। ये एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? सोचना।
आपने कम सोचा था, खर्चा ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर देखो, आपने ज्यादा सोचा था, कम खर्चा हो गया, सोचा ज्यादा था, कम खर्चा हो गया, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन कर लेना। ठीक है, ओवर खर्चे बुक कर लेना। तो अब बच्चों एब्जॉर्ब्ड, कितना ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब किया है, ये आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको निकालना पड़ सकता है। उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जो भी आपको बेसिस दिया रहेगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ आवर्स, लेबर आर, मशीन आर, डायरेक्ट वेजेस, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी आपको बेस दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक्चुअल बेस दिया रहेगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट से, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट से। अब ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होता है, समझो। आपने जो बजटेड ओवरहेड सोचे थे और जो बजटेड आर से आपके, उसको डिवाइड करने से आता है। बच्चों एक ना मेरे मन में अचानक से एक डाउट आया, स्टैंडर्ड और बजटेड में डिफरेंस पता है ना तुम लोगों को? जब मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड और जब मैं बोलता हूं बजटेड, दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग है। इसमें तुमको डिफरेंस पता है कि नहीं पता है, बताओ। स्टैंडर्ड में और बजटेड में डिफरेंस पता है या नहीं पता है? देखो, अगर तब तक सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं हुई तो डेफिनेटली इट विल बी पोस्टपोन, इट इज गोइंग टू बी पोस्टपोन। ओके, कुछ बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चों को पता है, बता देता हूं। बच्चों बजटेड का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। कुछ समझ में आया इससे? बजटेड का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या बोले आप, क्या बोले? बच्चों जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि 10, सॉरी, अगर मैं बोल रहा हूं, मान लो कि 100 घंटे काम करके, 100 घंटे काम करके आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे, 100 घंटे काम करके आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में काम तो सिर्फ 80 घंटे हुआ है, एक्चुअल में काम तो सिर्फ 80 घंटे हुआ है। तो बताओ, अगर एक्चुअल में काम सिर्फ 80 घंटे हुआ, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स सिर्फ 80 घंटे है, ये तुम्हारे बजटेड आवर्स, ये तो तुम्हारे बजटेड आवर्स। अगर मैं बोल रहा हूं एक्चुअल आवर्स 80 घंटे के हैं, तो बताओ 80 घंटे में कितना यूनिट्स बनाना चाहिए था? अगर 10,000 यूनिट 100 घंटे में बना रहे हो, तो 80 घंटे में कितना यूनिट्स बनाना चाहिए था? बताओ। 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ठीक है, पर मैंने जो एक्चुअल यूनिट्स बनाई है बच्चों, जो मैंने एक्चुअल यूनिट्स बनाई है वो है 8,400 यूनिट्स। तो बच्चों अब समझो डिफरेंस बजटेड में, स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में। जो 10,000 यूनिट्स लिखा हुआ है ना, वो है बजटेड, उसको बोलते हैं बजटेड। जो 10,000 यूनिट्स लिखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं बजटेड। जितना मैंने आइडियलिस्टिकली सोचा था कि 100 घंटे काम करेगा लेबर और 10,000 यूनिट बनाएगा, आइडियलिस्टिकली जो मैंने सोचा था, जबकि लेबर ने एक्चुअल आवर्स जो काम किया है वो है सिर्फ 80 घंटे। तो जब मैं उसके एक्चुअल आवर्स, जो लेबर एक्चुअल आवर काम किया है, उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड आउटपुट निकालता हूं। जितना मैंने सोचा था, मैंने सोचा था 100 घंटे काम करेगा तो 10,000 यूनिट बनाएगा। तो अगर 80 घंटे काम कर रहा है तो उसको 8,000 यूनिट बनाना चाहिए, उसको 8,000 यूनिट बनाना चाहिए अगर वो 80 घंटे काम कर रहा है तो। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो बात समझ में आई सबको? ये है बच्चों बजटेड, ये है बच्चों बजटेड, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड और ये है तुम्हारा एक्चुअल। फटाफट से बताओ, क्या तुमको क्लियरली डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल? आया सबको समझ में? बजटेड मतलब जितना आपने आइडियलिस्टिकली सोचा था कि अगर वो 100 घंटे काम करेगा तो 10,000 यूनिट बनाएगा, पर वो एक्चुअली 80 घंटे काम किया, तो 80 घंटे अगर वो काम कर रहा है तो उसको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये बताओ कंपैरिजन किसका किसका होता है? कंपैरिजन बच्चों किसका होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी तुम लोग पढ़ तो लिए और रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग। कंपैरिजन हम किन दो चीज़ों का करते हैं?
हम एक्चुअल का कंपैरिजन स्टैंडर्ड के साथ करते हैं, बजटेड के साथ नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि बजटेड हमारी बच्चों सपनों की दुनिया है, बजटेड हमारी सपनों की दुनिया है, समझ रहे हो? तो वो हम लोग सेट तो कर लेते हैं पर वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल डेटा होता है उसको हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, समझ गए? और इसका मैंने आपको एक बहुत अच्छा रीज़न भी बताया था, इसका मैंने आपको बहुत अच्छा एक रीज़न भी बताया था कि कंपैरिजन सही होता है बच्चों। एक बात बताओ, अगर मैं 100 घंटे काम करने से 10,000 यूनिट बनाने वाले लेबर की एफिशिएंसी को 80 घंटे काम करके 8,400 यूनिट्स बनाने वाले लेबर के साथ डायरेक्ट कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा ये इनएफिशिएंट है। बोलो हाँ, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा ना कि ये 10,000 यूनिट बने थे, ये 8,400 यूनिट बने, ये लेबर इनएफिशिएंट है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से, ये लेबर इनएफिशिएंट है। जबकि मैं मूर्ख हूँ। क्यों मूर्ख हूँ मैं? समझो मेरी बात को। एक्चुअली तो वो बेचारा 80 घंटे काम किया ना, तो तुम 100 घंटे के आउटपुट को 80 घंटे के आउटपुट से कंपेयर क्यों कर रहे हो? पहले आप उसको कंपेरेबल ग्राउंड्स पे लाओ। तो अगर वो बंदा 80 घंटे काम किया है तो आइडियलिस्टिकली उसको 8,000 यूनिट बनाने चाहिए थे और उसने 8,400 यूनिट बनाए हैं, तो एक्चुअली ये लेबर एफिशिएंट है, एक्चुअली ये लेबर एफिशिएंट है, जितना आउटपुट निकालना चाहिए था उससे ज़्यादा आउटपुट निकाला है, पर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बताऊं, बजटेड से कंपेयर कर रहा हूं मैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों जो आपने बजटेड ओवरहेड सोचा था और जो आपके बजटेड आवर्स आपने सोचे थे उसको आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट, ओके? और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे जो तुम्हारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स है, तो तुमको ओवरहेड्स एब्जॉर्ब पता चल जाएगा। क्योंकि जो आप ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करते हो ना, एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे करते हो। जैसे मान लो इस महीने लेबर ने 2,000 घंटे काम किए, तो 2,000 इंटू प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट। अगले महीने लेबर ने 100 घंटे काम किए, तो 100 इंटू प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट। उसके अगले महीने लेबर ने 1,500 घंटे काम किए, तो 1,500 इंटू प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट। आप इस तरीके से चलाते हो पूरे साल भर, फिर साल के अंत में जाके आपको एक्चुअल खर्चा पता चलता है, या महीने के अंत में, जैसा भी बोल लो, मतलब जो भी आपका पीरियड आपने फिक्स करके रखा है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है? तो अब बच्चों एक्चुअल तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है? अब एडजस्टमेंट कर लेना, अगर कोई गिवन हो, मतलब कोई एबनॉर्मल वगैरह कुछ एबनॉर्मल आइटम पेनाल्टी दिया हो तो सब कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है, उसके आप एडजस्टमेंट कर लोगे। अब ये देखो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो बच्चों अगर तो आपका ओवरहेड्स का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन हुआ है, जनरली अंडर एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर होगा तो आप उसको कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डाल दोगे। क्योंकि आपको भी पता है क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर कोई भी कारनामा एबनॉर्मल रीजन के कारण होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी कारनामा अगर एबनॉर्मल रीजन के कारण होता है तो उस सिचुएशन में हम उसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर बच्चों ये नॉर्मल रीजन के कारण हुआ है तो आपको एक ना सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। अब क्या होता है सप्लीमेंट्री रेट? बहुत सिंपल है, जो भी आपका ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ड्यू टू नॉर्मल रीजन जो भी आपका ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको आप डिवाइड करते हो इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस से। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस क्या है बच्चों? क्वेश्चन में ना आपको फिनिश गुड्स दिया होता है जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ होता है, जितने यूनिट्स आपने बेच दिए हैं, और इसके साथ ना आपको WIP दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है बच्चों वो आधा बना हुआ यूनिट से, मे बी 50%, मे बी 60%, मे बी 70%। और आप जब डिनोमिनेटर में यूनिट्स ले रहे हो तो फिनिश्ड गुड्स 100% कंप्लीटेड है, सेल्स जो आपने बेच दिए 100% कंप्लीटेड है। तो WIP को भी आपको फिनिश्ड गुड्स के इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मान लो आपके WIP यूनिट्स है 10,000 आपके WIP यूनिट्स, और मैं कह रहा हूँ कि 60% कंप्लीटेड है। मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 यूनिट्स ऑफ WIP है और ये 60% कंप्लीटेड है। तो आपको बस इसको 60% से मल्टीप्लाई करके 6,000 यूनिट्स ले लेना है। इसका मतलब ये होता है कि आपके 10,000 WIP यूनिट्स 6,000 फिनिश गुड्स के बराबर है। आपके 10,000 WIP यूनिट्स 6,000 फिनिश गुड्स के बराबर है, इसका मतलब ये होता है बस। और ऐसे करके आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, और फिर वो सप्लीमेंट्री रेट जो आ जाएगा उसको बस नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, फिनिश गुड्स के, WIP के, क्लोजिंग स्टॉक के, सेल्स के मल्टीप्लाई कर दो, और ये जनरल एंट्री पास होती है बच्चों। क्या जनरल एंट्री पास होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। पहली बार जब आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा ये जनरल एंट्री में आपको समझ ही नहीं आया होगा ये कंट्रोल क्या होता है, ये क्या होता है।
फिर जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स पढ़ लिया होगा तब आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये तो ईजी है। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो खर्चा ऐड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा फिनिश गुड्स में ऐड हो जाएगा, थोड़ा WIP में ऐड हो जाएगा, और फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। यस। अब बच्चों इस पे 2 पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, अपने नोट्स में यहाँ पर लिख लो, अपने नोट्स में यहाँ पर लिख लो। अगर आपके पास अभी तक नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाएंगे तब लिख लेना, एग्जाम वाले दिन काम आएगा। अगर एक वर्ड लिखा हो डिफेक्टिव प्लानिंग, अगर एक वर्ड लिखा हो डिफेक्टिव प्लानिंग और एक वर्ड लिखा हो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, क्योंकि यही 2 वर्ड से वाला क्वेश्चन आता है, तो अगर बच्चों लिखा हो क्वेश्चन में डिफेक्टिव प्लानिंग, ये वर्ड लिखा हो, अगर डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड अगर लिखा हुआ है, अगर डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं, तो याद रखना डिफेक्टिव प्लानिंग को आप हमेशा नॉर्मल ट्रीट करोगे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में इसको नॉर्मल ट्रीट किया है। द अंडर एब्जॉर्प्शन 4 लाख कंसिडर व्हेन ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग और ड्यू टू इंक्रीज वुड बी डिस्पोज ऑफ बाय अप्लाइंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट इन द फॉलोइंग मैनर। तो चाहे वो डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हुआ हो, चाहे वो इंक्रीज इन प्राइजेस के कारण हुआ हो, इसको हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे और सप्लीमेंट्री रेट निकाल के हम अपना आंसर निकालेंगे। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ और डिफेक्टिव प्लानिंग, यू हैव टू ट्रीट इट नॉर्मल। ये ऐसे अलग से क्यों बताना पड़ रहा है? बिकॉज पहले इसको इंस्टीट्यूट कभी एबनॉर्मल ट्रीट किया करती थी और ये रियल लाइफ में एक्चुअली एबनॉर्मल ही है, क्योंकि आपने डिफेक्टिव प्लानिंग की, वो आपकी गलती है। डिफेक्टिव प्लानिंग आपने की तो वो आपकी गलती है, आप इसको कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो डिफेक्टिव प्लानिंग बच्चों इन रियल लाइफ एबनॉर्मल रीजन ही है, और पहले इंस्टीट्यूट इसको एबनॉर्मल ही ट्रीट किया करती थी। अगर आप पुराने PYQs के आंसर देखोगे, मैंने दिखाया भी है, यूट्यूब में जाके चेक कर लेना, मेरी एक वीडियो था कि मिस्टेक्स टू अवॉइड और PYQ एनालिसिस था, उसमें मैंने बताया है कि इंस्टीट्यूट पहले इसको एबनॉर्मल ट्रीट किया करती थी, बट अब न्यू सिलेबस के अंदर नहीं पता क्या उनका विचार परिवर्तन हुआ है, मॉड्यूल के अंदर भी और PYQ के अंदर भी वो इसको नॉर्मल ट्रीट करने लग गए हैं। और बच्चों फैक्ट्री इनएफिशिएंसी तो एबनॉर्मल ही है, अगर रीजन फैक्ट्री इनएफिशिएंसी होगा तो वो तो एबनॉर्मल ही है। ठीक है, बोलो। ऑल्टरनेटिव करके आ सकते हो, पर जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है, करके आ सकते हो ऑन अ सेफर साइड कि भैया हम अपने 7 मार्क्स का क्वेश्चन बर्बाद नहीं होने दे सकते, भैया हम अपने 7 मार्क्स का क्वेश्चन बर्बाद नहीं होने दे सकते, तो आप ऐसा लिख के आ सकते हो। ऑल्टरनेटिवली इफ वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट डिफेक्टिव प्लानिंग इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, देन द आंसर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ऐसे करके आप करके आ सकते हो, बट मैंने आपको ये बता दिया कि मॉड्यूल के अंदर और अभी PYQs के अंदर इंस्टीट्यूट डिफेक्टिव प्लानिंग को नॉर्मल ट्रीट कर रही है, तो यू कैन डेफिनेटली पुट ऑल्टरनेटिव, और पहला आंसर आप ये रखना। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बच्चों ये क्वेश्चन है जून 2023 सिलेबस 22 में आया था ये क्वेश्चन। देखो, मेसास लोटस INC मैन्युफैक्चर कर रहा है फाउंटेन प्लांट प्लूटो, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लूटो ओवरहेड्स रिकवर हो रहा है, प्री डिटरमाइंड रेट 25 रुपए पर मैन डे। तो आपको क्वेश्चन में प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट बता दिया है, 25 रुपए है पर मैन डे। ओके, द अदर इंफॉर्मेशन फॉर द मनी इज अंडर, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर हुआ है 83 लाख का, मैन डेज एक्चुअली वर्क है इतना, टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर है इतना, इतना बेच दिया गया है और इतना इनकम्प्लीटेड यूनिट्स है बच्चों, यानी कि WIP है। तो WIP को अगर तुम ध्यान से देखोगे 60,000 यूनिट है जिसका 60% कंप्लीटेड है, तो 60,000 को आप 60% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36,000 यूनिट्स, ये आ जाएगा 36,000 यूनिट्स। एनालिसिस के बाद ये पता चला है कि 40% ऑफ द अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग और रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज ओवरहेड। तो सीधी सीधी बात बस इतनी सी है, कोई डिफेक्टिव प्लानिंग वैनिंग कुछ नहीं होता, पूरा नॉर्मल ट्रीट करेंगे, ऑल्टरनेटिव डाल के आ सकते हो। तो एक बार मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओगे ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना आ रहा है?
ओवरहेड एब्जॉर्ब बताओ कितना आ रहा है? ₹74,30,000 माइनस 83,00,000, 8,70,000 है बच्चों, और 8,70,000 क्या है? अंडर एब्जॉर्प्शन है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, देखो सॉल्यूशन नंबर 7, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू मैन डेज इनटू प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, मैन डेज बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 297,200, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो ये आया 74,30,000 का ओवरहेड रिकवर्ड। एक्चुअल ओवरहेड से 83 लाख का, तो दिस इज द केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, दिस इज द केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड्स इनकर्ड whether due to defective planning or increased overheads cost is to be allocated to units using supplementary rate। तो सप्लीमेंट्री रेट निकालोगे जो कि होगा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, तो हमारे केस में आया है अंडर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन बच्चों कितना आया है? 83 लाख माइनस 74,30,000, इसको आप डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट से, जो कि आपका 80,000, 60,000 और 60,000 का 60%। ये आ रहा है बच्चों 4.943, बोलो हाँ 4.943, फटाफट से बताओ यस और नो। यस, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
अरे एक सेकंड रुको यार, टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 80,000 दिया हुआ था, यानी कि 20,000 है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, 60,000 है सेल्स, और ये है WIP। टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड दिया हुआ था, ये हो जाएगा 20,000, 60,000, 36,000, 7.5। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है 60,000, 60,000 यूनिट्स सोल्ड है इंटू 7.5, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 20,000 इंटू 7.5, और WIP है 36,000 इक्विवेलेंट वाली इंटू 7.5, तो 7.5 इंटू 60,000, 36,000, 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे ऑल्टरनेटिवली, थोड़ा प्रोमिनेंटली लिखना ताकि एग्जामिनर को दिखे, ठीक है, थोड़ा मतलब 3-4 लाइन छोड़ के लिखना, 2-3-4 लाइन, हाँ। ऑल्टरनेटिवली इफ द ओवरहेड्स incurred due to defective planning is treated as abnormal, then 40% of unabsorbed overheads is to be charged to costing P&L। तो ये है 8,70,000, इसका 40% 3,48,000, इसको हम बच्चों कॉस्टिंग P&L में दिखा देंगे, ठीक है भैया, ओके भैया, कॉस्टिंग P&L में दिखा देंगे, और बाकी बचा हुआ ओवरहेड्स का सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। इग्नोर माय राइटिंग बच्चों, 20,000 है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, 60,000 तुमने बेच दिया है। अच्छा ये समझ में आया ना सबको, 80,000 टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिया है क्वेश्चन में, 80,000 यूनिट्स टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है, जिसमें से 60,000 हमने बेच दिया है, 60,000 हमने बेच दिया, मतलब 20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये तुम्हारे गुड्स सोल्ड है, और 36,000 तुम्हारा इक्विवेलेंट WIP है, ठीक है। तो ये आ रहा है 4.5, फिर देखो 4.5 इंटू 20,000, 90,000, 2,70,000, 36,000। FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, 5,22,000 रुपए। समझ में आ गई बात? ऐसे लिख के आना। 40% कैसे आया बेटा? 40% हमने निकाला ना जादू से, हमने बोला विंगार्डियम लेवियोसा, और 40% उड़ के आया हमारे पास, 40% बेटा उड़ के आया हमारे पास, उड़ा 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 उड़ा, और धीरे से हमारे पास आ गया 40%। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही तुम लोग करते हो MCQs में, MCQs तो फ्री के 30 मार्क्स हैं, उसमें भी तुम लोग यही काम करते हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे बताओ क्या ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव प्लानिंग दिया होगा तो पहले नॉर्मल रीजन करके आ जाना, क्योंकि मॉड्यूल में वैसी है। और अभी के PYQ में जो आंसर आया है, इसका जो आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया है उसमें भी उन्होंने नॉर्मल ही ट्रीट किया है, ओके, उसमें भी उन्होंने नॉर्मल ही ट्रीट किया है, लेकिन ऑल्टरनेटिव आंसर डालना मत भूले, क्योंकि आपको भी पता है एग्जामिनर जो चेकर हो सकता है वो CMA हो सकते हैं, और उनको भी इसका नॉलेज होगा। हालांकि उनको लगेगा अरे मॉड्यूल में गलत दिया इसलिए बच्चों ने कर दिया, बट एटलीस्ट यू हैव टू शो देम दैट यू नो, ओके।
प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट अगर क्वेश्चन में पहली बात तो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता, पर अगर नहीं भी दिया होगा तो निकाल लेना, बजटेड अपॉन बजटेड। ठीक है, फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। वैसे अगर तुम एक चीज नोटिस करो, क्या इंस्टीट्यूट ने तुमने पूछा था एज अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट तुम क्या आंसर दोगे? तो बच्चों एज अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट तो हम लोग ऑल्टरनेटिव वाला आंसर दे के आते हैं ना, पर तुमको भूलना नहीं है कि तुम अभी इंटर में हो, तो तुम दोनों आंसर दे के आ जाओ कि इंस्टीट्यूट हम पहले एक ऐसा आंसर देंगे जहां पर हमें क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, फिर हम एक ऐसा आंसर देंगे जहां पर हमें क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट है। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ें। ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा क्या? 40% ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की कर लोगे? करवाना पड़ेगा कि कर लोगे? अब फटाफट से बताओ। इनएफिशिएंसी के कारण हुआ है, पक्का एबनॉर्मल है, पक्का ये तो एबनॉर्मल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इधर ध्यान से देख लो एक बार, इधर ध्यान से देख लो, 20 पर मैंडे, ठीक है, 35.50 लाख तुम्हारा एक्चुअल ओवरहेड्स है और 1,50,000 मैंडेज काम किया है तुमने। आउट ऑफ द अमाउंट 35,50,000, 35.5 लाख, 2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस फॉर स्ट्राइक पीरियड एंड 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करंट ईयर। सारे बच्चे बताओ, स्ट्राइक का खर्चा और पिछले साल का खर्चा क्या करूं? जल्दी से बता दो मेरे को एक बार, स्ट्राइक का खर्चा और पिछले साल का खर्चा क्या करूं, एक बार बता दो। मेरा काम हो चुका है बच्चों। माइनस कर दो, वेरी गुड। क्यों माइनस कर दूं? क्योंकि स्ट्राइक का खर्चा एबनॉर्मल लॉस है। कम ऑन एवरीवन टेल मी, स्ट्राइक का खर्चा एबनॉर्मल लॉस है और पिछले साल का खर्चा पिछले साल का खर्चा है, इस साल क्यों लूं? पिछले साल का खर्चा पिछले साल का खर्चा है, तो मैं इस साल क्यों लूं इसको? तो बच्चों ये जो 2 लाख रुपए तुमको दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस फॉर स्ट्राइक और 1 लाख रुपए दिया हुआ है वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, इन दोनों को आप माइनस कर देना 35,50,000 के एक्चुअल ओवरहेड से। एक्चुअल ओवरहेड से 35,50,000, उसमें से तुम वो खर्चा जो स्ट्राइक का है और जो खर्चा पिछले साल का है माइनस कर दो, हमको सिर्फ इस साल का ओवरहेड चाहिए। तो 35,50,000 में से आप ये दोनों माइनस कर दोगे, 3 लाख रुपए माइनस कर दोगे, तो आपका एक्चुअल ओवरहेड से 32,50,000। ठीक है भैया, 1.5 लाख से 20 रुपए मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 30 लाख। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बच्चों आएगा 1.5 लाख मैंडेज इंटू 20, 30 लाख रुपीज आएगा तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स आएगा 32,50,000। तो फटाफट से बताओ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कितना है? 32,50,000 आपका एक्चुअल है और 30 लाख आपने एब्जॉर्ब किया है, बोलो। 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए है तुम्हारा क्या? अंडर एब्जॉर्प्शन। 2.5 लाख रुपए है तुम्हारा अंडर एब्जॉर्प्शन, उसका 40% बच्चों, उसका 40%, ये देखो 50,000 यूनिट आपने बनाई है, बेची है, सॉरी 50,000 यूनिट आपने बेची है, सोल्ड है, 12,000 कंप्लीटेड है और स्टॉक में पड़ी है, और 20,000 यूनिट बनाई है जो कि 65% कंप्लीट है, तो 20,000 इंटू 65% हो गया 13,000 WIP। ठीक है, 2.5 लाख रुपए बच्चों आपका क्या हुआ है? अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसका 40% आप कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दोगे क्योंकि ये हुआ है फैक्ट्री इनएफिशिएंसी के कारण, हर बार एबनॉर्मल ट्रीट होगा। तो ये चला जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल, जो 1.5 लाख बचेगा उससे बनेगा सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट कितना आएगा? ये आएगा बच्चों 2 रुपए, सप्लीमेंट्री रेट आएगा 2 रुपए। बोलो, खत्म ये भी क्वेश्चन, दैट्स इट। 2 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो 50,000, 12,000, 13,000 से। फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये टॉपिक सबको अब एब्सोल्युटली क्लियर है? बोलो। यस, ये देखो एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, मॉड्यूल का है।
ये देखो, ये देखो, सबसे पहले 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे, 1.5 लाख रुपए क्या है, ओवरहेड्स इनकर्ड है, 1 लाख रुपए क्या है, ओवरहेड्स रिकवर्ड है, एब्जॉर्ब्ड है। दोनों को माइनस करोगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है 50,000, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है 50,000। अब एक बार ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, फिनिश गुड्स दिया है और WIP दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है बताओ हाउ द अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन विल बी ट्रीटेड। तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को आप कैसे ट्रीट करोगे, तो तीनों में बांट देंगे भैया, तीनों में बांट देंगे। अच्छा एक बात बताओ, तीनों में कैसे बांटोगे, तीनों का जो रेशियो है उस रेशियो में बांट दो, 10:8:7। बोलो हाँ, हाँ इसमें बस जनरल एंट्री होगा, यस इसमें बस जनरल एंट्री होगा, 10:8:7 इस रेशियो में बांट दो। मैंने ये क्यों कराया, क्योंकि बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, भैया यूनिट्स नहीं दिया है तो कैसे बांटे। तो बच्चों एक ही तो तरीका है फिर, अगर यूनिट्स क्वेश्चन में दिया ही ना हो, अगर यूनिट्स क्वेश्चन में दिया ही ना हो तो तुम्हारे पास वन एंड ओनली ऑप्शन है बच्चों, इसी रेशियो में बांट दो। यू हैव वन एंड ओनली ऑप्शन, 10:8:7 जो इनका अमाउंट का रेशियो है उसमें आप बांट दो। 10 + 8 + 7 हो गया 25, 50,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 10, 20,000, 8 16,000, 7 17,000। तो क्या ये बात सबको क्लियर है, और फिर उसके बाद जनरल एंट्री पास कर देना। इसमें नहीं किया है पर तुम लोग कर देना, जब भी ये क्वेश्चन आए जनरल एंट्री पास करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों मशीन आर रेट। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा कौन सा आ रहा है, मशीन आर रेट। मशीन आर रेट तुम लोगों को पता है बहुत सिंपल सर्विस कॉस्टिंग जैसा है। आपकी मशीन जो चला रहे हो आप, उसको 1 घंटे चलाने का कॉस्ट कितना है, मशीन आर रेट ये होता है। इसका मतलब कि आपकी जो मशीन है उसको 1 घंटा चलाने का कॉस्ट कितना होता है, दैट इज नोन एज मशीन आर रेट। तो ध्यान से देखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। जब भी आप मशीन आर रेट निकालते हो बच्चों, इसको आप दो हिस्सों में बांट देते हो, सम स्टैंडिंग चार्जेस और देयर आर सम मशीन चार्जेस। There are some standing charges or there are some machine charges. Machine charges basically your variable cost, standing charges basically your fixed cost. तो जो भी आप सैलरी वगैरह देते हो ना मैनेजर को, फोरमैन को, सुपरवाइजर को, रेंट पे करते हो, इनडायरेक्ट वेजेस पे करते हो, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आपके ऊपर चार्ज किए जाते हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आपके ऊपर चार्ज किए जाते हैं, तो ये सब तुम्हारे स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। बच्चों एज फार एज डेप्रीसिएशन इज कंसर्न, तो जो डेप्रीसिएशन SLM बेसिस पे निकाला जाता था ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसको हम स्टैंडिंग चार्जेस में लिया करते थे, पर ये जमाना पुराना हो गया। अब इंस्टीट्यूट ने हर क्वेश्चन में, चाहे वो SLM बेसिस पे निकाला गया हो, चाहे वो रनिंग के बेसिस पे निकाला गया हो, चाहे वो आर्ट्स के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे डेप्रीसिएशन निकाला जा रहा हो, हर टाइप का डेप्रीसिएशन इंस्टीट्यूट अब आजकल मशीन चार्जेस में लेती है। या देखो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इन न्यू स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट टेकन डेप्रीसिएशन इन मशीन चार्जेस ओनली, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बच्चों मशीन चार्जेस में क्या आता है, तुम्हारा फ्यूल का खर्चा, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स। याद रखने वाली बस बात यह है, अगर आपको क्वेश्चन में कंज्यूमेबल्स दिया होगा मशीन चार्जेस में लेना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ लेना। तो याद रखना कंज्यूमेबल मतलब वो इक्विपमेंट जो कि मशीन को चलाने के लिए यूज होते हैं, तो जितनी मशीन चलती है उतना ज्यादा वो यूज होते हैं, दैट इज योर कंज्यूमेबल। डेप्रीसिएशन यही लेना है। और एक और याद रखना, लाइटिंग अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लाइटिंग, तो वो आपके स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर लाइटिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो आपके स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा। बेटा डेप्रीसिएशन किसी भी बेसिस पे दिया हो, आप न्यू मॉड्यूल में देखोगे, कोई भी बेसिस पे दिया हो, इंस्टीट्यूट हर क्वेश्चन में उसको मशीन चार्जेस में लेके रखी है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, फिर भी अगर आपका मन हो तो जो फिक्स डेप्रीसिएशन हम लोग निकालते हैं SLM बेसिस पे, आप उसको ले सकते हो। लॉजिकली यू आर करेक्ट, स्टैंडिंग चार्जेस में आप ले सकते हो, बट इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया है, उन्होंने हर क्वेश्चन में उसको मशीन चार्जेस में लिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, एक और बात ध्यान में रखना, स्टैंडिंग चार्जेस आप पूरा टोटल 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 लिखते हो, फिर उसके बाद लास्ट में उसको टोटल मशीन आर से डिवाइड करते हो, लास्ट में आके उसको टोटल मशीन आर से डिवाइड करते हो, और फिर आपका यहाँ पर आर स्टैंडिंग चार्जेस आ जाता है, पर आर कितना स्टैंडिंग चार्जेस है वो आ जाता है। लेकिन जो मशीन चार्जेस है वो आपकी डायरेक्ट कैलकुलेशन पर आर बेसिस पे ही होती है,
डायरेक्टली आप इसको पर आवर बेसिस पे ही कैलकुलेट करोगे और उसका टोटल यहाँ पर लिख दोगे। तो ऊपर स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आ जाएगा, नीचे वेरिएबल चार्जेस मशीन चार्जेस पर आवर आ जाएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा मशीन आर रेट। दैट्स इट, इतनी सी बात है बच्चों। और इफेक्टिव मशीन आर कैसे निकाला जाता है? जितने भी आपके टोटल मशीन आर्स हैं उसमें से मेंटेनेंस टाइम आप माइनस कर दोगे और सेटअप टाइम माइनस करोगे अगर अनप्रोडक्टिव है तो। अगर अनप्रोडक्टिव है तो जब तक क्वेश्चन बोले नहीं तब तक मानना मत। अगर साइलेंट केसेस है बच्चों तो आप उसको अनप्रोडक्टिव ही एज्यूम करके चलोगे, प्रोडक्टिव मत मान लेना, ठीक है? प्रोडक्टिव मत मान लेना, साइलेंट केसेस में आप उसको अनप्रोडक्टिव ट्रीट करोगे। किसको? सेटअप टाइम को। तो टोटल मशीन आवर्स में से मेंटेनेंस हटा दो, सेटअप हटा दो, तो यू विल गेट इफेक्टिव मशीन आवर्स। ओके, यस भैया। ये देखो, जैसे इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फिक्स है 7.5%, कहाँ लिया हुआ है? मशीन चार्जेस में लिया हुआ है। लाइटिंग ये देखो यहाँ पर लिया गया है, ओके। और बाकी बच्चों अगर कोई और चीजें दी हुई है, जैसे कि ये देखो अदर चार्जेस दिया हुआ है, आपको वहां पर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि अदर चार्जेस मशीन चलने के बेसिस पे लग रहा है या फिक्स दिया हुआ है। आपको अगर क्वेश्चन में फिक्स दिया हुआ है 5,000 रुपए, तो आप उसको मशीन स्टैंडिंग चार्जेस में ले लोगे, ठीक है? ओके, ये देखो यहाँ भी डेप्रीशिएशन मशीन चार्जेस में लिया गया है। हाँ, एक और चीज, अगर बच्चों क्वेश्चन में केमिकल दिया होगा, केमिकल केमिकल ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में केमिकल दिया होगा स्टैंडिंग चार्जेस में लेना, मॉड्यूल में केमिकल स्टैंडिंग चार्जेस में लिया गया है, तो एक काम करो, नोट्स में आओ और यहां पर केमिकल भी ऐड कर लो। केमिकल सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन मॉड्यूल में आपको स्टैंडिंग चार्जेस में दिया हुआ है, तो वो ले लेना। बाकी डिपार्टमेंटल ओवरहेड लिखा हुआ है, डिप्रीसिएशन है, मेंटेनेंस है, ठीक है? सारे पॉइंट्स में बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हीटिंग एंड लाइटिंग मैंने आपको बता दिया है। ये रिजर्व इक्विपमेंट अगेन आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे, आपके पास क्वेश्चन में फिक्स दिया हुआ है तो आप उसको यहाँ पर स्टैंडिंग में ले लोगे। हर क्वेश्चन में देख लो डेप्रीशिएशन मशीन चार्जेस में चाहे किसी भी बेसिस पे कैलकुलेट हुआ हो। ठीक है बच्चों, ओके डन। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और जब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। जून 2023 एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कर लो सॉल्व। डेप्रीशिएशन स्टैंडिंग चार्जेस में से हटा दें, हाँ हटा दो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखो, इन अ मशीन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन। तो 5 एक जैसी मशीन है एक डिपार्टमेंट के अंदर। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर करो मशीन आर रेट फॉर द वन मशीन। तो एक मशीन का मशीन आर रेट आपको निकालना है। ओके, आपको स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें से ये बताया हुआ है कि एक मशीन 2000 स्क्वायर फीट एरिया लेके रखी है। ओके, कॉस्ट ऑफ द मशीन है 20,000 रुपये और स्क्रैप वैल्यू 300 है। एस्टिमेटेड लाइफ 13 साल की और डेप्रीशिएशन बोला गया है 7.5% पर एनम से चार्ज कर देना, ठीक है? नॉर्मल रनिंग बच्चों मशीन का 2000 घंटे का है और पावर कंज्यूम बाय मशीन एज शोन बाय मीटर 3000 रुपये है पर एनम, ठीक है? एस्टिमेटेड रिपेयर्स और मेंटेनेंस थ्रू आउट वर्किंग लाइफ 5,200 रुपये है और सन्ड्री सप्लाई इंक्लूडिंग ऑयल वेस्ट एक्सेट्रा चार्ज डायरेक्टली टू द मशीन 600 रुपये है पर एनम। कुछ नीचे अदर एक्सपेंसेस भी आपको दिए हुए हैं, जैसे कि रेंट एंड रेट्स दिया है, लाइटिंग दिया है जो कि वर्कर्स एम्प्लॉयड के बेसिस पे बांटना है, सुपरविजन दिया हुआ है और अदर चार्जेस है। आपको एसरटेन करना है दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5, ठीक है? और 3/5 बीइंग डिवोटेड टू द अदर मशीन। तो बच्चों जो सुपरवाइजर है वो 2/5 इस मशीन में काम करता है, 3/5 अदर मशीन में काम करता है, ठीक है? देयर आर 16 वर्कर इन द डिपार्टमेंट जिसमें से 4 इस मशीन को अटेंड कर रहे हैं, रिमेनिंग बाकी मशीन को अटेंड कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको किस लिए दिया हुआ है? लाइटिंग को बांटने के लिए, क्योंकि लाइटिंग को वो बोला है वर्कर्स के बेसिस पे बांटना, ठीक है बच्चों? तो एक बार इधर देखो सारे बच्चे,
ये देखो, ये बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन का ये वाला आंसर। प्रेजेंटेशन ऐसी रहेगी। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट, तो बच्चों रेंट आपका 9,000 रुपए है और 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें से 2,000 स्क्वायर फीट एरिया ये वाली मशीन लेके रखी है, तो ये आप 1800 आ जाएगा। लाइटिंग बच्चों 16 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें से 4 वर्कर इस मशीन में काम कर रहे हैं, तो टोटल लाइटिंग 400 की है, डिवाइड बाय 16 वर्कर इंटू 4 वर्कर। सुपरविजन बच्चों 2/5 हम इस मशीन को डिवोट कर रहा है वो टाइम, 3/5 अदर मशीन को, 2/5 इस मशीन को, तो 2/5 आप यहाँ ले लोगे। और अदर चार्जेस का कोई बेसिस दिया नहीं है, बस 5,000 रुपये दिया हुआ है, तो 5 मशीन के हैं वो, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अदर चार्जेस हमारे डिपार्टमेंट में 5 मशीन है ना, 5 आइडेंटिकल मशीन, तो 5 से डिवाइड कर दो तो एक मशीन का आपका आ जाएगा। तो ये आपका टोटल हो गया, कौन सा चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। उसके बाद बच्चों मशीन चार्जेस में आ जाओ। 20,000 रुपए की मशीन है, उस पर 7.5% डेप्रीसिएशन। पावर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,000 रुपए पर एनम। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बच्चों आपको 5,200 बोल रहा है ड्यूरिंग द होल लाइफ। क्वेश्चन में बोला है 5,200 रुपए पूरे जीवन का है, ड्यूरिंग द होल लाइफ है। एक बार पढ़ो इधर, ये देखो 5,200 थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ, और मशीन की वर्किंग लाइफ कितनी है, 13 साल, तो 13 साल से डिवाइड कर दो तो 1 साल का आ जाएगा। और सन्ड्री सप्लाईज 600 रुपये पर एनम दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा टोटल हो गया, ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट हो गई। इसको तुम रनिंग आर से डिवाइड कर दोगे, 2000 घंटे है, 2000 घंटे रनिंग आर है, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मशीन आर रेट। अदर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल 5 मशीन बिकॉज नो सूटेबल बेसिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? इजी, फटाफट से बताओ, इजी है बच्चों, बोलो। यस वैभव, मशीन चार्जेस को आप सबको 2000 से डिवाइड कर एक्चुअली क्या है, क्लास में जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो ये शुरू शुरू में करवाया हूं मैं क्वेश्चन, तो इसमें मैं बच्चों को कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए डायरेक्ट लिख के दिखा दिया था। पर मशीन चार्जेस तुम लोग डायरेक्टली यहाँ 2000 से डिवाइड करते जाओ, 2000 2000 2000 2000 से डिवाइड करके पर आर बेसिस पे लिखते जाओ, और इसको भी 2000 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दो स्टैंडिंग चार्जेस पर आर, और इसको भी सबको पर आर निकाल लो, और फिर टोटल निकाल देना 4.45। ठीक है, पावर का बेसिस लेना ही नहीं पड़ेगा आपको, पावर इसी मशीन का दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ये बात तो श्योर है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। पावर कंज्यूम बाय द मशीन 3,000 रुपए पर एनम, पावर कंज्यूम बाय द मशीन, तो एक मशीन, मशीन्स नहीं लिखा है, एस नहीं लिखा है यहाँ पर, एस नहीं लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है पावर कंज्यूम बाय द मशीन, तो आपकी मशीन 3,000 रुपए पावर कंज्यूम कर रही है। अगर तुम ऐसी गलतियां एग्जाम में करके आए बच्चों तो सोच लो 7 मार्क्स फ्री के हैं, चले जाएंगे। ओके, अच्छा कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस क्यों नहीं हुआ, अब इसका क्या जवाब दूं मैं, मतलब क्या जवाब दूं? डेप्रीसिएशन का रेट कॉस्ट ऑफ द मशीन में लगता है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप में लगता है, फटाफट से बताओ। डेप्रीसिएशन का रेट बच्चों कॉस्ट ऑफ द मशीन में लगाया जाता है या कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ द मशीन में लगाया जाता है, बताओ। एग्जाम इतना पास है और तुम लोग ऐसे डाउट पूछ रहे हो, सोच के देखो एक बार। कॉस्ट ऑफ द मशीन में लगाया जाता है डेप्रीसिएशन का रेट, ना कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप में। कॉस्ट माइनस स्क्रैप हम डेप्रीसिएशन निकालने के लिए यूज करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में निकालना है? आंसर इज नो, क्योंकि रेट दिया हुआ है 7.5%, तो इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात? बोलो। फंडामेंटल डाउट्स नहीं आने चाहिए बच्चों इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। चैप्टर या कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है समझ में, ओके। हाँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप को डेप्रीशिएबल अमाउंट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी और जून 23 में भी आया था। देखो इधर देखो, एटी लिमिटेड इंजीनियरिंग कंपनी के 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन है और आपको वो डेटा दे रहे हैं। एक मशीन की कॉस्ट 50,000 है, 10 साल की लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू नील है। अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है। फैक्ट्री का रेंट है, हीटिंग एंड लाइटिंग, सुपरविजन, रिजर्व ऑफ द मशीन बी, एरिया ऑफ द फैक्ट्री टोटल जो दिया हुआ है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन बी, तो इसको हम यूज करेंगे रेंट को बांटने के लिए। बच्चों वेजेस ऑफ ऑपरेटर 24 रुपए है पर डे ऑफ 8 आवर्स,
including all fringe benefits. He attend to one machine when it is under setup and two machine while it is under operation. तो बच्चों ये एक मशीन को अटेंड करता है जब वो मशीन सेटअप में होती है और दो मशीन को अटेंड करता है जब वो मशीन ऑपरेशन में होती है। मतलब जब बच्चों मशीन को हम चालू कर रहे हैं तब वो एक बार में एक ही मशीन को चालू कर पाता है, लेकिन एक बार मशीन चालू हो जाए तो वो एक बार में फिर दो मशीन को हैंडल कर लेता है। ओके, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर्स है 3600 आवर्स, एस्टिमेटेड सेटअप टाइम है 400 घंटे, पावर है 0.5 पर आवर। प्रिपेयर करो शेड्यूल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स। सेटअप और ऑपरेशनल जॉब इतने इतने ये लगा, तो पहले तो तुमको मशीन आर रेट निकालना है। ये टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट का, जहां पर आपको सेटअप का और ऑपरेशन का अलग अलग निकालना पड़ता है। फटाफट से देखो बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ये देखो, इधर देखो सारे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग रेट निकालना पड़ेगा कि जब मशीन ऑपरेशन में है तब क्या है मशीन आर रेट, और जब मशीन सेटअप में है तब क्या है मशीन आर रेट। ध्यान से देखो, मैंने दो कॉलम बनाया है, जब मशीन ऑपरेशन में है, जब मशीन सेटअप में है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में। तो बच्चों स्टैंडिंग चार्जेस, आपका रेंट है 50,000 रुपए, 80,000 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें से 3,000 स्क्वायर फीट एरिया ये वाली मशीन यूज कर रही है, तो ये प्रोपोर्शनेटली आ जाएगा। सेम लाइटिंग को बच्चों एरिया के बेसिस पे बांट दोगे, क्योंकि लाइट पॉइंट्स नहीं है क्वेश्चन में। सुपरविजन को बच्चों 25 मशीन में इक्वली बांट दोगे, सूटेबल बेसिस, दिमाग लगाना है। तो सुपरवाइजर है, 25 मशीनें चल रही है, तो 25 मशीनों को ऐसे घूम घूम के चेक कर रहा होगा। अच्छे से काम करो, मस्ती नहीं, फोन मत चलाओ। ओ इंस्टाग्राम, मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? ऐसे सुपरवाइजर का काम यही है ना। तो सुपरवाइजर बच्चों 25 मशीन को सुपरवाइज कर रहा है। ओके, और बच्चों रिजर्व इक्विपमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिजर्व इक्विपमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 5,000 रुपए है फॉर दिस मशीन, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है। ये देखो, रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ बी 5,000 रुपए पर एनम, तो ये भी आप ले लोगे। तो ये बच्चों टोटल लगा लो, ये आपका टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गया। इसको आप नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करोगे। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। स्टैंडिंग चार्जेस आपकी मशीन चाहे सेटअप में हो और चाहे ऑपरेशन में हो, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब ही है कि ये तो होके रहेगा। बोलो हाँ। सुपरवाइजर को सैलरी दे के रहोगे, रिजर्व इक्विपमेंट खरीद के ही रहोगे, लाइटिंग होके रहेगा, रेंट होके रहेगा। सारे बच्चे बताओ, फिक्स कॉस्ट का नेचर ही यही है ना कि ये तो होके रहेगा, चाहे आपकी मशीन चल रही हो चाहे आपकी मशीन ना चल रही हो, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाला, उसको हमने डिवाइड कर दिया बच्चों ऑपरेशनल टाइम प्लस सेटअप टाइम उससे, ठीक है। ऑपरेशनल टाइम प्लस सेटअप टाइम, दोनों का टोटल हमने 4,000 से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया बच्चों 3.59 पर आवर। मैंने इसको ऑपरेशंस वाले कॉलम में भी लिख दिया है, सेटअप वाले कॉलम में भी लिख दिया है, क्योंकि ये तो होके रहेगा, चाहे ऑपरेशन में हो मशीन, चाहे सेटअप में हो। अब आ जाओ बच्चों इधर मशीन चार्जेस में। मशीन चार्जेस में भी बच्चों एक चीज है डेप्रीसिएशन, जो कि अगेन फिक्स चार्ज ही है, होके रहेगा। ये भी फिक्स चार्ज ही है, होके रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, इधर देखो, एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। पहले ये बता देता हूं डेप्रीसिएशन निकाला कैसे गया। सारे बच्चे बताओ, क्या क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है? क्या क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है? नहीं। तो डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? एसएलएम बेसिस, क्योंकि एसएलएम का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप, जो कि नील है, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो आपका डेप्रीसिएशन बच्चों आ जाएगा 5,000 रुपए पर एनम। बोलो यस और नो। डेप्रीसिएशन आ जाएगा 5,000 पर एनम, बोलो यस और नो। यस। अब उसके बाद इधर आ जाओ नोट्स में, जो हम लोग बच्चों मशीन चार्जेस निकालते हैं, उसमें से हम सेटअप टाइम माइनस करते हैं ना, टोटल मशीन आर माइनस सेटअप टाइम। इफेक्टिव मशीन आर जो हम लोग निकालते हैं, ध्यान से सुनो, यही तो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए क्वेश्चन रखा गया है। जो हम इफेक्टिव मशीन आर निकालते हैं, उसमें से सेटअप टाइम हम हटा के बात करते हैं। तो ये बताओ, हमारे क्वेश्चन में 3600 ऑपरेशनल टाइम है, 400 सेटअप टाइम है, टोटल 4,000 है, टोटल 4,000 है। लेकिन मेरा इफेक्टिव टाइम, मेरे को एक बात बताओ, सेटअप का मतलब ये होता है कि उस टाइम पे मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं। बोलो यस और नो। सेटअप का मतलब यही होता है कि उस टाइम मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, उस टाइम में प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, यही होता है सेटअप का मतलब, ठीक है। तो
5,000 रुपए का जो डेप्रीसिएशन है बच्चों, उसको मैं इफेक्टिव आवर से डिवाइड करूंगा, जो कि है 3600 आवर्स. इट इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स. जो 5,000 रुपए का डेप्रीसिएशन है उसको मैं 3600 आवर्स से एब्जॉर्ब करवाऊंगा, जो मेरे ऑपरेशनल आवर्स हैं. सेटअप आवर्स को मैं नहीं कंसिडर करूंगा, सेटअप आवर्स को मैं नहीं कंसिडर करूंगा, और मैं सिर्फ अपने ऑपरेशनल आवर्स लूंगा, ऑपरेशनल आवर्स. और इससे जो तुम्हारा डेप्रीसिएशन आ रहा है 1.39, मैं वही कंसिडर करूंगा चाहे मैं ऑपरेशन में हूं चाहे मैं सेटअप में हूं, क्योंकि मैं ये 5,000 रुपए का डेप्रीसिएशन 3600 घंटे से रिकवर करूंगा, 3600 आवर से रिकवर करूंगा. ओके. इसके बाद बच्चों वेजेस पर आवर. तो वेजेस पर आवर कैसे निकालोगे? आप अपने लेबर को 24 रुपए देते हो पर डे, 24 रुपए देते हो पर डे, और एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है. तो 24 डिवाइड बाय 8, 3 रुपए आप उसको देते हो पर आवर. अब ध्यान से सुनना, 3 रुपए पर आवर देते हो, लेकिन जब वो सेटअप कर रहा है तब तो वो लेबर एक ही मशीन को सेटअप कर रहा है, एक टाइम पे वो एक ही मशीन को सेटअप कर रहा है. तो 1 घंटे सेटअप का तो 3 रुपए ही होगा, 1 घंटे सेटअप का वेजेस 3 घंटे ही होगा. लेकिन जब मशीन चालू हो गई, जब मशीन ऑपरेशनल हो गई, तब वो एक टाइम पे 2 मशीन्स को ऑपरेट कर रहा है, तब वो एक टाइम पे 2 मशीन्स को ऑपरेट कर रहा है. तो यहां पर तुम्हारा 1 घंटे का एक मशीन का जो रेट होगा वो 1.5 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप उसको 3 रुपए दे रहे हो 2 मशीन्स को ऑपरेट करने का. आप उसको 3 रुपए दे रहे हो 1 घंटे का 2 मशीन्स को ऑपरेट करने का, तो एक मशीन को 1 घंटे ऑपरेट करने का प्राइस हो जाएगा 1.5. इसके अलावा बच्चों पावर, तो पावर आपका ऑपरेशंस के टाइम पे लगेगा, लेकिन सेटअप के टाइम पे नहीं लगेगा. इधर देखो, बाय डिफॉल्ट मानना है, हालांकि शायद क्वेश्चन में नहीं दिया है ना. हाँ, नहीं दिया है. तो बच्चों याद रखना कि सेटअप के टाइम पे पावर कंज्यूम नहीं होगा अनटिल अनलेस क्वेश्चन बोल ना दे. अगर क्वेश्चन खुद ही सामने से बोल दे कि नहीं सेटअप के टाइम पे पावर लगेगा, तो लगेगा. पर अगर ना बोले तो सेटअप के टाइम पे पावर नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान रखना. ठीक है, सेटअप के टाइम पे पावर नहीं लगता है, तो उसको आप डैश छोड़ दो. तो ये तुम्हारा रेट आ जाएगा ऑपरेशंस का, ये तुम्हारा रेट आ जाएगा सेटअप का. अब बच्चों आपको क्वेश्चन ने 2 अलग अलग जॉब बताई हुई थी. ये भी बता दिया था कि सेटअप के टाइम 80 घंटे लग रहे हैं, 40 घंटे लग रहे हैं, और ऑपरेशन के टाइम में 130 घंटे लग रहे हैं, 160 घंटे लग रहे हैं. तो आप जो भी रेट आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. फटाफट से बताओ. क्लियर है? कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट सबको तुम्हारे मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन और PYQ में भी है बच्चों, तो उस हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है. ये देखो, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं मॉड्यूल के अंदर कितना कॉम्प्लिकेट करके निकाला गया है इस आंसर को, 6.98 को और 7.98 को. एक बार देखो इधर, हमने ये आंसर निकाला 6.98 7.98, कितना इजीली निकाल लिया हमने. मॉड्यूल के अंदर कितना कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों. देखो, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने निकाला जब मशीन ऑपरेशन में है तब कैसे होगा, वही तो रेंट निकाला गया, लाइटिंग निकाला गया, सुपरविजन ये टोटल निकाला गया, इसको 4000 से डिवाइड किया गया तो 3.59 तुम्हारा आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद ये किसका निकाला जा रहा है, जब मशीन ऑपरेशन में है. ओके, फिर उसके बाद आपका डेप्रीशिएशन निकाला गया, उसको 3600 से डिवाइड किया गया, तो ये आ गया तुम्हारा 1.39. वेजेस निकाला गया, उसको हाफ किया गया, इसको प्लस कर दिया कि ये आ गया. फिर इसके बाद फिर से रेंट निकाला गया, ये सब निकाला गया, फिर से वही 3.5 निकाला गया, दोबारा सेम चीज. ठीक है, फिर से दोबारा ये 3600 डेप्रीसिएशन 3600 आर से एब्जॉर्ब करवाओगे, क्योंकि सेटअप टाइम में डेप्रीसिएशन नहीं कंसिडर करना है आपको. ठीक है, तो आप इसको जो डेप्रीसिएशन है उसको आप 3600 आर से निकालोगे. मैंने बता दिया, हम तो एक ही बार निकाले. यहां 3 रुपए लिया, तो बस एक डिफरेंस आया बच्चों, यहां 3 रुपए लिया और पावर नहीं लिया, 3 रुपए लिया और पावर नहीं लिया. और इसके लिए पूरा एक टेबल अलग से बनाया इंस्टीट्यूट ने. बिल्कुल ऐसा मत करके आना एग्जाम में, जैसे मैंने बताया है वैसे करके आना. ऑप्टिमाइजेशन अचीव करना बच्चों. और फिर उसके बाद ये देखो 1545 1436 1545 1436. तो जैसे मैं बताया हूं, भले इसको कॉपी में नोट कर लो, अगर नहीं किए होगे तो वीडियो को पॉज करके, पर ऐसे ही एग्जाम में करके आना. समझ गए सारे बच्चे बात? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? यस, बोलो. यस भैया, ओके. फिर इसके बाद बच्चों तुम्हारा ओवरहेड रिकवरी रेट या फिर एब्जॉर्प्शन रेट तुम लोग को पता है, जो भी तुम्हारा ओवरहेड से डिवाइडेड बाय सुटेबल बेसिस. सुटेबल बेसिस आपके मॉड्यूल में 4 दिए हुए हैं. डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आर हो सकता है, मशीन आर हो सकता है. तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ ये आपके ओवरहेड्स हैं,
और आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दे देगा, डायरेक्ट लेबर दे देगा, लेबर आर दे देगा, मशीन आर दे देगा, बोलेगा सूटेबल बेसिस को यूज करके बताओ अलग अलग केस में क्या क्या ओवरहेड्स आ सकती है और टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी ओवरहेड है उसको डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड करो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर से डिवाइड करो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। लेबर आर से डिवाइड करो तो पर आर आंसर आ जाएगा, और मशीन आर से डिवाइड करो तो भी पर आर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब एक और बात जान लो, डिपार्टमेंटल रेट और ब्लैंकेट रेट का मतलब क्या होता है। डिपार्टमेंटल रेट का मतलब होता है जब आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग निकालते हो, एमसीक्यू में आता है ये, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेट निकालते हो, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल रेट। और ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है जब आप एक ही रेट निकालते हो और पूरे कंपनी में वही लगा देते हो, हर डिपार्टमेंट में आप वही रेट लगा देते हो, उसको बोला जाता है ब्लैंकेट। क्योंकि ब्लैंकेट क्या करता है, सब चीज को कवर कर लेता है। ब्लैंकेट का फंडा क्या है, वो हर चीज को कवर कर लेता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्लैंकेट रेट, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेता है। और तुम्हारा डिपार्टमेंटल रेट हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है, फटाफट से बताओ। तो इसी के साथ बच्चों तुम्हारे सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी अभी दिसंबर 23 सिलेबस 22 अटेम्प्ट में आया था। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी दिसंबर 23 सिलेबस 22 अटेम्प्ट में आया था, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यस बच्चा पार्टी, चलो देखो, दिसंबर 23 सिलेबस 22 का एक क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है ए एट द रेट ऑफ 80 पीस पर आवर। तो एक घंटे में 80 यूनिट्स हम लोग बनाते हैं। ओके, द कंपनी हैज बीन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 1,60,000 यूनिट्स एनुअली सिंस लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से कंपनी 1,60,000 यूनिट्स बना के बेच रही है। ठीक है, However, during the current year, company able to produce 1,46,000 only. पर बच्चों इस साल कंपनी सिर्फ 1,46,000 यूनिट्स ही बना पाई है। मतलब पिछले 5 साल से कंपनी 1,60,000 यूनिट बेच रही थी, इस साल कंपनी सिर्फ 1,46,000 यूनिट्स बना पाई है। ओके, कंपनी एनुअल फिक्स ओवरहेड फॉर द करेंट ईयर 5,84,000 का है, और कंपनी वर्क कर रही है सिंगल शिफ्ट में ओनली 8 आवर्स पर डे और 6 डेज इन अ वीक। तो कंपनी एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है और एक दिन में 1 घंटा काम करती है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस, कंपनी हैड डिक्लेयर 13 डेज हॉलीडे, और कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि हम 13 दिन तो छुट्टियां देंगे आपको साल में। क्वार्टरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स वर्क इन्वॉल्व 77 आवर्स। और बच्चों एक क्वार्टर में 77 आवर्स का आपका प्रिवेंटिव रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम चलता है। ओके, कैलकुलेट करो मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉर्मल एक्चुअल कैपेसिटी फॉर करेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालनी है मैक्सिमम कैपेसिटी, आपको निकालनी है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, आपको निकालनी है नॉर्मल कैपेसिटी, और आपको निकालनी है एक्चुअल कैपेसिटी। तो बच्चों क्या होता है मैक्सिमम कैपेसिटी? मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप बिना किसी छुट्टी के साल के हर दिन काम करते रहो, काम करते रहो, काम काम काम, नो आराम, काम काम काम, नो आराम। तो अगर इस कंपनी में कोई भी छुट्टियां ना हो, कोई भी संडे ना हो, कोई भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला काम ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ आप काम करते रहो, कंटिन्यूस काम करते रहो, पूरा 365 डेज काम करते रहो, तो आप कितने घंटे काम कर सकते हो? ये होती है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो बच्चों साल में होते हैं 365 डेज, और एक दिन में ये कंपनी 8 घंटे के लिए खुलती है, तो 8 घंटे। तो मुझे बताओ मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है अगर कोई छुट्टी वुट्टी कुछ भी ना हो तो? व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी यू कैन हिट अगर कोई छुट्टी वगैरह कुछ भी ना हो? बताओ। 2920 आवर्स, 2920 आवर्स। क्या ये बात क्लियर है? यस। बच्चों प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब होता है कि प्रैक्टिकली क्या होनी चाहिए कैपेसिटी। तो बच्चों प्रैक्टिकली मामला कुछ ऐसा होना चाहिए, तुम लोग भी एग्री करोगे। साल में होते हैं 365 डेज। पहले तो भैया इसमें से 52 संडे हटा दो, संडे को तो छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए, बोलो हाँ। एक्सेप्ट अगर तुम्हारा एग्जाम ना हो तो भैया संडे को तो छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। तो साल में होते हैं 52 वीक्स, और 52 वीक्स का मतलब 52 संडे। तो 52 संडे तो पहले हटा दो, ठीक है। अब संडे हटाने के बाद भैया 13 हॉलीडे हमारी कंपनी दे रही है हमको,
13 हॉलीडे हमारी कंपनी हमको दे रही है, वो भी हटा दो, वो भी हमारी छुट्टी होगी। कंपनी देती ना नेशनल हॉलीडे, कुछ भी, ये फाउंडेशन दिवस फलाना ढिमकाना। तो बच्चों इतने दिन मैं नेट काम करने आऊंगा। 365 में से संडे हटा दो और 13 दिन का तुम्हारा हॉलीडे हटा दो। इतने दिन मैं प्रैक्टिकली काम करने आऊंगा और मैं 8 घंटे काम करूंगा, और मैं 8 घंटे काम करूंगा एक दिन में। लेकिन बच्चों, लेकिन सारे बच्चे बताओ, हर क्वार्टर मेरे को 77 आवर्स लगाने पड़ेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए। मतलब हर क्वार्टर बच्चों, हर क्वार्टर 77 आवर्स में काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चल रहा होगा। तो इसमें से माइनस कर दो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 77 आवर्स होते हैं। तो अब आएगी जो तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स, वो होगी तुम्हारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जो अचीवेबल है, जिसको आप अचीव कर सकते हो। बताओ कितनी आ रही है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकली अचीवेबल है। 2092 आवर्स, 2092 आवर्स, ये है तुम्हारी बच्चों प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, ओके। अब आ जाओ नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब नॉर्मली क्या होता है। ठीक है, हमने मैक्सिमम समझ लिया, हमने प्रैक्टिकल समझ लिया, मैक्सिमम समझ लिया, प्रैक्टिकल समझ लिया। नॉर्मल मतलब जनरली क्या होता है बच्चों, जनरली तो जनरली क्या होता है, मैं एक साल में 1,60,000 यूनिट्स बनाता हूं। जनरली क्या होता है, मैं एक साल में 1,60,000 यूनिट बनाता हूं। तो नॉर्मली बच्चों मैं 1,60,000 यूनिट एक साल में बनाता हूं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं 1,60,000 यूनिट एक साल में बनाता हूं और 80 यूनिट पर आवर की स्पीड से बनाता हूं। तो कितने घंटे काम कर रहा होगा बताओ, कितने घंटे काम चल रहा होगा बताओ भैया। काम चल रहा होगा 2000 घंटे। 2000 घंटे में काम करूंगा, एक घंटे में 80 यूनिट बनाऊंगा, तो बनेंगे मेरे 1,60,000 यूनिट। तो 1,60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 80 यूनिट्स पर आवर, तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा 2000 आवर्स। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअल कैपेसिटी बताओ। तो बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी मतलब इस साल मैंने कितना काम किया। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब इस साल मैंने कितना काम किया। तो इस साल मैंने 1,46,000 यूनिट्स बनाए हैं। तो 1,46,000 यूनिट्स मैंने बनाए हैं डिवाइडेड बाय 80 यूनिट्स पर आवर, तो ये आ जाएगा 1825 आवर्स। तो इस साल मैंने एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज की है 1825 आवर्स। तो ये होता है बच्चों मैक्सिमम, प्रैक्टिकल, नॉर्मल और एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट करो आइडियल कैपेसिटी आवर्स। तो आइडियल कैपेसिटी आवर्स में आपको क्या करना है, मैक्सिमम को एक्चुअल से माइनस करना है, प्रैक्टिकल को एक्चुअल से माइनस करना है, नॉर्मल को भी एक्चुअल से ही माइनस करना है, और एक्चुअल को एक्चुअल से ही माइनस करना है। तो उससे निकलेगा आपका आइडियल कैपेसिटी आवर्स कि जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको एक्चुअल से कंपेयर करो, प्रैक्टिकल कैपेसिटी को भी एक्चुअल से कंपेयर करो, तुम्हारी नॉर्मल कैपेसिटी को भी एक्चुअल से कंपेयर करो, और एक्चुअल को भी एक्चुअल से ही कंपेयर करो, तो तुम्हारा आइडियल कैपेसिटी आवर्स आ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट करो आवरली रेट ऑफ ओवरहेड्स फॉर ईच ऑफ द कैपेसिटी। तो बच्चों ईच ऑफ द कैपेसिटी के लिए आवरली रेट आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ मत करना, जो आपको ओवरहेड्स दिया हुआ है 5,84,000 ओवरहेड्स दिया हुआ है, इसको ये जो हमने कैपेसिटीज निकाली है ना 2920, 2092, 2000 और 1825, इससे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके भैया, हमें आपकी बात समझ में आती है। ये देखो, ये देखो, ये आपने लिख लिए आर्स जो हमने निकाले हैं, इसको एक्चुअल से माइनस कर दो तो आइडियल कैपेसिटी आ जाएगी। ओवरहेड्स आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ओवरहेड से रेट आ जाएगा। फटाफट से बताओ क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये एक बच्चों लीक से हट के क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने इसको कवर कराया है रिवीजन के अंदर भी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं स्पेशल, पर अगर फिर से एग्जाम में आ गया, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ना, तो अगर फिर से एग्जाम में आ गया तो तुमको अब इजीली बन जाएगा, क्योंकि तुमने इसको रिवीजन में भी कवर कर लिया है। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। यस, दूसरी बात बच्चों, एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, मेरे को अभी अचानक से याद आया, तो मैं सोचा एक बार तुम लोग से डिस्कस कर लूं। वो डाउट ये था बच्चों कि इस वाले क्वेश्चन में, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट के क्वेश्चन में, जो डेप्रीसिएशन हमने निकाला उसको हमने 3600 आर से रिकवर कराया है।
एब्जॉर्ब किया है, 3600 आवर्स लेके किया है, क्योंकि बच्चों डेप्रीसिएशन को हमने मशीन चार्जेस में कंसिडर किया जैसा तुम्हारी मॉड्यूल में है। अब ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन सीए के पीवाईक्यू में भी आया था, सीए के एग्जाम के पीवाईक्यू में भी आया था, मैंने भी सॉल्व किया था अपने इंटर के टाइम पे, बहुत पुराना पीवाईक्यू है वो। तो उस वाले क्वेश्चन में बच्चों जो रिकवरी रेट निकाला गया है डेप्रीसिएशन का भी, वो भी 4000 को लेके निकाला गया है, 4000 को, 3600 प्लस 400 को। अब बेसिकली वो बच्चा पहले किसी और टीचर से पढ़ रहा था, फिर बाद में मेरी क्लास भी परचेस किया, वो उसका अटेम्प्ट लग गया, तो वही वो पूछा, कंपेयर कर रहा था, उनकी बुक्स में भी था क्वेश्चन और मेरी बुक में भी ये क्वेश्चन है, तो वो कंपेयर कर रहा था, तो बोला भैया टीचर ने बताया है 4000 से डिवाइड करना है, पर आप बोल रहे हो 3600 से। अब बच्चे जनरली मॉड्यूल नहीं खोलते हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं मॉड्यूल भूल जाते हैं, वो क्या होता है, वो सिर्फ मेरी बुक से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है मॉड्यूल का आंसर मैं सिंक करा के पढ़ाता हूँ और चेक भी करा देता हूँ जहां गलती होती है। तो बच्चों बात बड़ी सिंपल सी है, मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, क्या कॉमन सेंस वाली बात है, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रीसिएशन कायदे से फिक्स चार्ज होना चाहिए, बोलो यस और नो, फिक्स होना चाहिए ना बच्चों, एसएलएम बेसिस है ना, तो फिक्स चार्ज होना चाहिए, आर्ट्स के बेसिस पे हो तो मशीन होना चाहिए, लॉजिकली ये सही है, पर हमने इसको मशीन चार्जेस में लिया, फिक्स में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं लेती है। अब बच्चों एक सिंपल सी मेरे को बात बताओ, याद करो सॉल्यूशन, मैंने स्टैंडिंग चार्जेस सारे लिखे और उसको 4000 से डिवाइड किया, तो अगर मैं डेप्रीशिएशन को भी स्टैंडिंग चार्जेस मानता तो डेप्रीशिएशन भी 4000 से डिवाइड होता, जो कि सही भी है और सीए मॉड्यूल में सही है इसका आंसर। लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने डेप्रीसिएशन को मशीन चार्जेस माना है, तो मशीन चार्जेस तो बच्चों एक्चुअल जो रनिंग हो रहा है, इफेक्टिव आवर्स है, जो इफेक्टिव मशीन आवर्स है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो बच्चों जब डेप्रीसिएशन को इंस्टीट्यूट ने स्टैंडिंग चार्जेस से हटा के मशीन चार्जेस में ले लिया, तो अब तुम उसको 4000 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब तुमको उसको 3600 ऑपरेशनल आवर्स, इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुम्हारी मॉड्यूल के अंदर इसीलिए वो 3600 से डिवाइड हुआ है, और मैंने भी क्लास में वही करवाया है, क्लास में भी शायद मैंने ये बात बताई हुई है, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप उसको स्टैंडिंग में लिए होते तो ऑब्वियसली वो भी 4000 से ही डिवाइड हो जाता जैसे बाकी हुए थे, लेकिन आपने उसको रनिंग चार्जेस में, मशीन चार्जेस में लिया है, तो इसीलिए वो 3600 से डिवाइड हुआ, ठीक है। दूसरी बात लिख के रख लो कहीं पर, ये बाय डिफॉल्ट है, अगर क्वेश्चन ना बोले तो सेटअप के टाइम पे पावर कंज्यूम नहीं होती है, लिख के रख लो कहीं पर लिख के रख लो। एक काम करो, ये जो तुम्हारे पास नोट्स है ना, यहीं पे इसी में लिख के रख लो, यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ पर लिख के रख लो, नोट सेटअप के टाइम पे पावर नहीं लेना है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, बस, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ तुम्हारे ओवरहेड चैप्टर का यहाँ पर पूरा रिवीजन होता है समाप्त। फटाफट से बताओ, आ गया सब चीज याद, आ गया कॉन्फिडेंस वापस, बोलो। मात्र 2 घंटे में हमने एक ऐसा चैप्टर रिवाइज कर लिया है जो कि हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में बच्चों, ठीक है। यस बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ हमारा ये रिवीजन होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।